भ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम। आज की यह जो मेरी क्लास है, इसके मूलतः दो उद्देश्य हैं। एक तो यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। द्वितीय, यह उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको मेरा कोचिंग ज्वाइन करना है। यानी कि 1 जून को 2023 को जो मेरा बैच आने वाला है, उसको जिन विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है उनके लिए ही यह क्लास है। इस क्लास में मैंने पहला कहा कि सेल्फ स्टडी वालों के लिए है। सेल्फ स्टडी वाले इस क्लास से यह सीखेंगे कि किस प्रकार आपको महत्वपूर्ण कंटेंट तैयार करना है, क्योंकि कंटेंट दमदार होगा तब ही आपके नंबर आएंगे, ध्यान रखिएगा। द्वितीय, आपको कैसे सेल्फ से भी कर सकते हैं, जिस प्रकार मैं यह आपको करवाऊंगा वैसे ही आपको करना है। इससे आप लोग सीख पाएंगे कि कैसे मेरे पढ़ाने के बाद 20 वर्ष के क्वेश्चन होंगे, कैसे आपको सामान्य अध्ययन के विषयों से इसे लिंक करना है, जो कि मैं पहले से ही कहता आता हूँ। दूसरा, आपको यहाँ यह भी सीखना है कि किस प्रकार कवर आप कर पाएंगे, कहाँ से कवर कर पाएंगे, और इंटरव्यू के लिए कैसे आपको प्रश्न बनेंगे, इन्हीं सभी विषयों से कैसे प्रश्न बनेंगे। यहाँ मैं आपको ईशावास्योपनिषद का उदाहरण लूंगा और संपूर्ण ईशावास्योपनिषद के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। अभी यह भी बताऊंगा कि ईशावास्योपनिषद कहाँ पर सिलेबस में है और आपको क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब आज दिखाने वाला हूँ और एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। इन्हीं को लेकर के मैं आपके सामने आज आया हूँ और इसलिए मुझे सामने भी आना पड़ा कि आपको मैं इस तरीके से पढ़ा सकूं कि आप समझ सकें और समझा भी सकूं, क्योंकि समझाने की कला आपको सेल्फ स्टडी वालों के लिए तो मैंने बताया कि यह आपको लाभ होगा यहाँ से, और इसके को देख करके आप आधार बना करके अपनी सेल्फ तैयारी कर सकते हैं। तो इससे आप लोग समझ पाएंगे, यह मेरी आपके लिए हेल्प हो गया। सेकंड, यहाँ जिनको मेरा बैच ज्वाइन करना है उन विद्यार्थियों के लिए है। देखिए, बैच ज्वाइन करने से मेरा कहना है कि आप ज्वाइन करने से पहले परीक्षण करें शिक्षक का। कहा गया है, गुरु बनाए जान की और दूध पिए छान की। इसका मतलब यह है, देखिए आज के समय में आप सभी जानते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है। हर क्षेत्र में करप्शन है। यहाँ भी आप शिक्षा में देख ही रहे होंगे, मैं पहले से भी आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा में भी करप्शन हो ही रहा है। कोचिंग वाले आपको फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप उससे पहले देखें कि उनका नोट्स कैसा है, किस प्रकार वह पढ़ाते हैं, पढ़ाने की शैली क्या है, इस चीज़ को समझें। आप एक क्लास में 2 क्लास में ये बात नहीं समझ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ 8 से 10 क्लास आपको डेमो के तौर पर दूंगा और इसमें संपूर्ण एक पाठ्यक्रम एक विषय का करवाऊंगा। इसी प्रकार आपका मैं ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन जो भी आप ज्वाइन करेंगे उनमें भी मैं करवाऊंगा। तो यह मैंने अभी आपको बताया कि यह आप देखेंगे, समझेंगे कैसे 20 वर्ष के क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार मैं नोट्स प्रदान करता हूँ और किस प्रकार मैं समझाता हूँ, और आप पढ़ाने से मेरे व्यवहार को समझ ही सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं ये बता दूंगा आपको, मेरा यही है कि मैं अपने कर्तव्य ईमानदारी पूर्ण करूं, तो उसी को मैं कर रहा हूं। चलिए, अब ज़्यादा आप नहीं करेंगे, तो ये मैंने बता दिया। जून वाला बैच जिनको ज्वाइन करना है उनके लिए डेमो क्लासेस है, साथ में ही यह क्लास उनके लिए भी है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आप सीखेंगे यहाँ से। मूल रूप से सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत मित्रों ने कहा है कि कैसे करना है, तो अब आप उनको मैं संपूर्ण करवा करके दिखा रहा हूँ, इसका नोट्स भी प्रदान करूँगा। तो अब देखिएगा। चलिए, आपके समक्ष यहाँ लिखा होगा, मैं समझाने पर ज़्यादा बल देता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि समझ जाए तो सब कुछ हो जाए, है ना। समझाना बहुत अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। संस्कृत साहित्य वैकल्पिक के लिए यूपीएससी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये मेरे नोट्स हैं, उसी का यह एक पेज है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ इसके बारे में बताता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि संस्कृत साहित्य वैकल्पिक, ठीक है ना। यह संस्कृत साहित्य वैकल्पिक है, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो यहाँ सेकंड प्रश्न पत्र है। सेकंड प्रश्न पत्र में 8 यूनिट होती है। 8 यूनिट में जो यह सेकंड यूनिट है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो प्रश्न पत्र क्रमांक द्वितीय है और इसकी इकाई नंबर द्वितीय यानी कि यूनिट सेकंड है। सेकंड यूनिट में क्या है कि यह आपको ऐच्छिक है, यानी कि आप चाहें तो इसको हिंदी में लिखें या फिर अन्य आप इंग्लिश मीडियम से यदि कर लिखते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन शेष रहते हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में तो लिख ही सकते हैं इसको। यह अनिवार्य नहीं है लिखना, ऐच्छिक है।
फिर भी मैं अपने विद्यार्थियों को यही यूनिट अटेम्प्ट करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि इस पर ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, कम पढ़ना होता है और बेहतरीन अंक आते हैं। इसलिए इसमें नंबर कटने के कम चांस रहते हैं, बट प्रॉब्लम वही रहती है कि इस पर आपका नोट्स बेस्ट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यदि आपका नोट्स किसी भी यूनिट पर बहुत ही अच्छा है तब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, नंबर आपको मिलेंगे ही, है ना। इसलिए आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अभी मैंने आपको इतना बताया कि सेकंड पेपर सेकंड यूनिट में जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो याक्षिक है, यानी कि हिंदी इंग्लिश में आप किसी में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित ग्रंथों का सामान्य अध्ययन करना है। ध्यान रखिए, कहा जा रहा है सामान्य अध्ययन करना है आपको, ठीक है ना। क्या सामान्य अध्ययन, 4 विषय लगे हुए हैं, विशेष अध्ययन करना है। लेकिन आपको बताऊं सामान्य अध्ययन ही विशेष अध्ययन हो जाता है यहाँ, क्योंकि आप ईसावास्योपनिषद में मेरे से पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि सामान्य की जगह विशेष आपको चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार क्वेश्चन की प्रकृति होती है आप उसको देखेंगे, अनुभव करेंगे और समझेंगे, तब आप समझेंगे कि सामान्य नहीं, ये तो विशेष अध्ययन है। लेकिन फिर भी सामान्य अध्ययन करना है, यानी कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं और जहां से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, कौन से कहाँ टॉपिक्स पढ़ना है, वो भी कैसे बनाए जाते हैं, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। देखिए, धैर्य रखना होगा। रामधारी सिंह दिनकर भी कहते हैं, खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर, मिली सफलता उसे अंततः, जीने में या मर जाने पर। तो ध्यान रखिए, आपको डटे रहना है, समझना है, क्योंकि अध्ययन आसान विषय नहीं है। हर घर में कलेक्टर होता है, यदि अध्ययन आसान होता तो। समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही जटिल है, इसमें धैर्य रखना। आप बहुत महान हैं यदि इसको सुन पा रहे हैं, धैर्य रख पा रहे हैं, न केवल मेरी क्लास सुन पा रहे हैं, किसी का भी आप अध्ययन कर पा रहे हैं, बहुत ही महान है आप। चलिए, क्योंकि आज शॉर्ट और रील्स का जमाना चल रहा है, उसको छोड़कर आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ईसावास्योपनिषद का हम लोगों को सामान्य अध्ययन करना है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सामान्य अध्ययन करना है, वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का सामान्य अध्ययन करना है और श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य अध्ययन करना है। यह 4 विषय लगे हुए हैं, आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, देखते जाइएगा। यहां लिखा हुआ कि है ईसावास्योपनिषद, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ईसावास्योपनिषद का सामान्य परिचय कैसे, और इससे विगत 20 वर्षों में जो क्वेश्चन बने हैं वह मेरे से पढ़ने के बाद आप लिख पाएंगे। यदि आप को जितना मैं कह रहा हूं याद करते जाइएगा, और याद करना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, बिना याद किए कभी नहीं कर पाएंगे। और आपको क्लासेस मेरी वो तैयार करेंगे, याद करेंगे मेरा नोट्स, तभी आप पेपर में भी अच्छे अंक आप ला पाएंगे। इस प्रकार आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, समझ में आई। चलिए, अब मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, ईसावास्योपनिषद के सामान्य अध्ययन के मुख्य बिंदु। अब देखो आप, यहां क्या लिखा है कि ईसावास्योपनिषद के सामान्य अध्ययन के मुख्य बिंदु। अब देखो, सामान्य अध्ययन करना है, लेकिन यह कौन बताए कि क्या है सामान्य अध्ययन, और ईसावास्योपनिषद में इंपोर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं, यह कौन बताएगा आपको। इसको 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कैसे समझ सकते हैं। देखिए, सिलेबस में तो केवल इन 4 ग्रंथों का नाम लिख के दे दिया है, इनके अंतर्गत यानी कि अंदर से क्या पूछा जाएगा यह आपको स्वयं समझना है। इसको आपको यूपीएससी डिफाइन करके नहीं देगा, यह समझेंगे कैसे आप। न केवल यहां, सभी जगह एक संवाद है, आरुणि और श्वेत केतु संवाद है, जिसमें आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु से कहती है कि बेटा, एक को जान लेने से सबको जान लिया जाता है। तो यहां ईसावास्योपनिषद की तैयारी को जान लेने से आप सभी को जान लीजिएगा। इसी प्रकार आप एक चावल को देखते हैं और देख लेते हैं कि सभी चावल पक गए हैं। आप अच्छे से इसको अध्ययन करिए, समझिए, एक एक चीज समझिए। मेरे अध्ययन के बाद आप अन्य जगह भी डेमो ले लीजिए, देखिए वहां, बट फंस मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यह आपको करना होगा। अब देखिए, मैं आपको पढ़ाता हूं ईसावास्योपनिषद
कि सामान्य अध्ययन के मुख्य बिंदु, यानी कि किन किन विषयों के बारे में मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा। ये बिल्कुल निःशुल्क है, आप लोग जैसे देखेंगे वैसे ही इस यूनिट को हम अपलोड करते रहेंगे, और नहीं भी देखेंगे तब भी मैं इस यूनिट को तो अपलोड करूँगा ही, क्योंकि मुझे ये डेमो के लिए अपलोड करना है और सेल्फ स्टडी वालों के लिए करना है। कुछ मित्रों से मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह मैं अपलोड करूँगा, तो इसलिए मुझे यह अपलोड करना है। चलिए अब देखिए इसमें पहला क्या लिखा हुआ है कि संस्कृत वाग्मय में उपनिषदों का स्थान व परिचय। देखिए आपको मैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाऊंगा ये भी मैं बताते जाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं क्या टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। संस्कृत वाग्मय में उपनिषदों का स्थान व परिचय। तो देखिए संस्कृत वाग्मय बहुत बड़ा वाग्मय है। आप जानते हैं वैदिक वाग्मय, लौकिक वाग्मय। वैदिक वाग्मय में क्या क्या आता है वह मैं बताऊंगा अभी आपको, और लौकिक वाग्मय क्या होता है वह भी मैं बताऊंगा। यहां लिखा हुआ है संस्कृत वाग्मय में उपनिषदों का स्थान, यानी कि उपनिषदों का क्या स्थान है संस्कृत वाग्मय में। दूसरा इससे क्वेश्चन पूछा है परिचय कि क्या होता है उपनिषद, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है, और फिर ईशावास्य उपनिषद क्या है, कहां से आता है, ये पहला है या 50वां है या 10वां है, कितने होते हैं उपनिषद, क्यों लिखे गए उपनिषद, क्या महत्व था उपनिषद का, और इन उपनिषदों ने भारतीय संस्कृत वाग्मय को आगे बढ़ाने में, यानी कि संस्कृत वाग्मय को कैसे समृद्ध बनाया, किसने, इन उपनिषदों ने। ईशावास्य उपनिषद में ऐसी क्या शिक्षा है, तो यहां हम देखेंगे कि स्थान क्या है उपनिषद का, यानी कि संस्कृत वाग्मय में उपनिषद कहां आते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आपको आगे पढ़ाएंगे। ये अंतिम अवस्था में उपनिषद आते हैं वैदिक वाग्मय में, और भी आगे पढ़ाएंगे, इनको समझाएंगे तब आगे बढ़ाएंगे। अभी तो मैं सामान्य इनको बता रहा हूं कि क्या पढ़ाना है, इनमें थोड़ा रुचि पैदा कर रहा हूं। आगे मैं इन सभी यूनिट को फ्री पढ़ाने वाला हूं, तो आप यहीं पढ़िएगा यूट्यूब पर, इसी प्रकार देखेंगे जिस प्रकार आज आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए दूसरा मैं पढ़ाऊंगा अब कि ईशावास्य उपनिषद का सामान्य परिचय। अब ईशावास्य उपनिषद का सामान्य परिचय क्या पढ़ाऊंगा इसमें कि ईशावास्य उपनिषद का नाम ही ईश क्यों लिखा है, यहाँ आवास क्यों लिखा, उपनिषद क्यों लिखा, तो ईशावास्य उपनिषद, इसमें एक एक शब्द क्यों आया। अच्छा इसका नाम ईश ही क्यों पड़ा, इसका नाम धीस क्यों नहीं पड़ा, ईश ही क्यों पड़ा। जैसे आप पूछ लें किसी से इसका नाम रामायण का नाम रामायण ही क्यों है, रावणायण क्यों नहीं है, या फिर टायायण क्यों नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा क्यों नहीं है, रामायण ही क्यों है, इसका भी मैं कभी आपको उत्तर दूंगा। तो आप पहले समझें कि जो पढ़ रहे हैं उसका एक एक शब्द क्या है। ईशावास्य उपनिषद का शब्द क्यों बना, ईश तो सब, उपनिषद तो सभी को मालूम चल ही जाएगा, पहले उपनिषद समझा दूंगा इससे पहले जो मैंने बताया ऊपर, फिर यहां ईश और उपनिषद समझाऊंगा कितने उपनिषद हैं। कोई कहता है 108 है, कोई कहता है 9 है, कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 11 है, कितने उपनिषद हैं, और ईशावास्य उपनिषद कहां से लिया गया है और इसमें क्या लिखा है। तो ये मैं यहां ईशावास्य उपनिषद का सामान्य परिचय आपको अध्ययन करवाऊंगा। फिर ईशावास्य उपनिषद में शांति पाठ है। शांति पाठ आप लोगों ने सुना होगा, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार अधिकतर यदि आप सुन पाते हो तो जो आपके यहाँ पंडित जी आते हैं वह आपके यहाँ जो हवन करवा रहे होते हैं, तो अंतिम में जो पूर्णा होती है तो इसी पूर्ण से वो पूर्ण आहुति करते हैं। यही है इस ईशावास्य उपनिषद का शांति पाठ 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपको दिखाएंगे कैसे पूछा गया है, तो हम आपको यह पढ़ाएंगे। यानी कि देख लीजिए आपके ये जो सभी टॉपिक्स यहाँ बता रहा हूँ, इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे सीधे तौर पर। इनको आपको सभी को ईमानदारी से पढ़ना है और तभी आप सीखेंगे। तो शांति पाठ आपको पढ़ना है। वैसे भी आप सेल्फ भी कर रहे हैं तो एक टॉपिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ ना,
तो आपका एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार है, हालांकि 2 क्वेश्चन तैयार होंगे, एक तो यहाँ भी होगा और एक सेकंड पेपर के 6 यूनिट में जो आप यदि अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ भी होगा। तो मैं शांति पाठ के बारे में अध्ययन करवाऊंगा कि क्या है शांति पाठ। चलिए, इसके बाद मैं आपको चौथे नंबर पर पढ़ाऊंगा ब्रह्म व आत्मा का स्वरूप। क्या? ब्रह्म अथवा आत्मा का स्वरूप। देखते जाइएगा, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म व आत्मा का स्वरूप। ब्रह्म, आपने वेदांत में ब्रह्म के बारे में पढ़ा होगा, आप दर्शन में आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, आपने गीता में पढ़ा होगा, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत् न मुह्यति वसांसि जीर्णानि यथा विहाय। इस प्रकार आपने कई सारे पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ेंगे कि ब्रह्म व आत्मा का स्वरूप क्या है। तो भाई, ये जो गीता में लिखा है ये कहां से आया है? आत्मा का स्वरूप। क्या यह उपनिषद से आया है? तो यह आपको मैं यहां बताऊंगा। क्वेश्चन भी पूछा गया है इस प्रकार का, तो यह सब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यह कब पूछा है ब्रह्म का स्वरूप? आप देख लीजिए, 2017 में और 19 में 2 बार यह आ चुका है, वैसे 3 बार आया है। अभी आपको और दिखाएंगे कहां कैसे आया है। तो आप देख पा रहे हैं ब्रह्म व आत्मा का स्वरूप, ये 2019 में आया है, तो इसको पढ़ाऊंगा। 5वें नंबर पर मैं आपको पढ़ाने वाला होऊंगा ईशावास्य उपनिषद में कर्म योग, श्रीमद् भगवत गीता से तुलना करके, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, यह सब आप गीता में पढ़ते हैं, लेकिन गीता में आए कहां से हैं? गीता सीख प्रदान कहां से करती है? कोई कहता है भगवान कृष्ण ने लिखी है गीता। क्या सच में लिखी है कृष्ण ने, या किसी और ने लिखी है? या फिर कैसे यह कर्म योग भक्ति योग कहां से आया है, इसके मूल बीज कहां रहते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। इस प्रकार आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है। यह अभी तक पेपर में नहीं आया है, इसके लिए आप ईशावास्य उपनिषद का 2 मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। ब्रह्म व आत्मा जो मैंने इससे पहले बताया, उसके लिए आप शांति पाठ पढ़ेंगे, प्रथम मंत्र पढ़ेंगे और चौथे नंबर का मंत्र पढ़ेंगे। किसके लिए कौन सा मंत्र पढ़ना है यह भी आपको मिलेगा। यह जो नोट्स आपको दिख रहा है ये आपको मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा, एक पब्लिक ग्रुप होगा का लिंक दिया होगा, तो उस पब्लिक ग्रुप से आप मेरा टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। द्वितीय, आपको एक 1 जून वाला बैच का भी लिंक मिलेगा, उसमें 1 जून वाले में वही ज्वाइन होगी जिनको ज्वाइन करना है क्लासेस, क्योंकि आपको सभी जानकारी उसी में दी जाएंगी कैसे क्या आपको करना है। चलिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ईशावास्य उपनिषद में कर्म योग और इसकी भगवत गीता से तुलना करके पढ़ाएंगे आपको। अब ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, तो इस प्रकार आपको तुलनात्मक अध्ययन भी करना है। ये संभावित है, यह पेपर में आने की संभावना है। अभी संभावित क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए, यहां 6वें नंबर पर लिखा हुआ है ईशावास्य उपनिषद में समानता। क्या लिखा हुआ है? ईशावास्य उपनिषद में समानता या फिर समत्व भाव। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ती हैं समानता के बारे में, अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं, 15 पढ़ते हैं, 16, 17, ये सब जो पढ़ते हैं, समानता का मूल सिद्धांत कहां से आया? क्या इन उपनिषदीय चिंतन को ही पढ़ करके हमारे भारतीयों की इस प्रकार की मानसिकता बनी कि समानता की बात की है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी इस प्रकार की समानता की बात की। तो ये कहां से आया? क्या है समत्व भाव, क्या है समानता, और इसी को लेकर के कैसे आज समानता की बात हो रही? अब तो ये संभावित है, यह अभी तक नहीं पूछा है और यह पूछा जाएगा। अब आप कहें सर ये संभावित कैसे निकाल करके लाए हुआ, आपको कैसे मालूम चला संभावित कैसे लाए? इसके लिए मैं आपको भी थोड़ी देर में इस बारे में बताऊंगा कि आप कहें कि सर मुझे कैसे मालूम चले कि ये पॉइंट जो आपने निकाले हैं कैसे निकाल पाऊंगा मैं सेल्फ स्टडी के लिए, बताऊंगा थोड़ा मैं, अभी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए, 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे ईशावास्य उपनिषद में विद्या अविद्या का स्वरूप।
मैं मान रहा हूँ ये अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो आप घबराइएगा मत कि ये सब इतना कठिन है। अरे बहुत नॉर्मल है ये सब चीज़ें, आप लोग सब जानते हैं ये, बस मुझे आपके अंदर का भूत जागृत करना है। भूत का मतलब होता है आपका ज्ञान जागृत करना है, आपको बताना है कि आप जानते हैं, क्योंकि आप यही नहीं जानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। ईश्वर ब्रह्म और आप में कोई अंतर नहीं है, ये वेदांत कह चुका है, फिर भी आप अपने आप को नहीं जान रहे हैं, यही आपकी समस्या है। चलिए मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत मैं मजाक करते रहता हूं, तो आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। अब देखिए 7वें नंबर पर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ईशावास्योपनिषद में विद्या अविद्या का स्वरूप। विद्या अविद्या का स्वरूप, इसे आप ज्ञान कर्म का स्वरूप भी कहते हैं। और आपको बताऊं यह क्वेश्चन कई बार आया है, आपको बताएंगे कितने बार आया है, लेकिन अब ये समझिए कि आया है। ईसावास देखो 2020 में आया है, इससे और भी कई बार आया है, अभी दिखाएंगे आगे जब क्वेश्चन रहेंगे वहां लिखा रहेगा कौन सा क्वेश्चन कितने बार आया है। चलिए, तो ये विद्या और अविद्या, इसे ही ज्ञान कर्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ईशावास्योपनिषद में समन्वयवाद, यह भी विद्या अविद्या वाले प्रश्न में ही छुपा हुआ है समन्वयवाद। वस्तुतः विद्या और अविद्या को ही समन्वयवाद कहते हैं। कभी आपसे समन्वयवाद के बारे में पूछा जाएगा तो वही मैं पढ़ाऊंगा जो ज्ञान कर्म होगा, विद्या विद्या होगा, समन्वयवाद। लेकिन आपको एक सत्य बताऊं, यह विद्या अविद्या और समन्वयवाद कोई नहीं पढ़ाता है। कारण क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि जब वो आपका मंत्र संख्या दे रखी है यूपीएससी में, दूसरे पेपर के 6 नंबर का जो आप यूनिट करते हैं, उसमें जिस मंत्र में यह दोनों का मिलता है उसका सिलेबस ही नहीं लगा हुआ है, जबकि पूछा जाता है तो यह कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, जहां से भी क्वेश्चन आएगा। और मैंने इसी प्रकार का नोट्स बनाया है कि कुछ नहीं छूटता है, तभी तो सब लोग आते हैं मेरे पास। उन कोचिंग्स को भी छोड़ करके क्यों आ रहे हैं विद्यार्थी? इसलिए ही आ रहे हैं क्योंकि मैं ठीक से ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभा रहा हूं। देखिए इस जमाने में ईमानदारी सबको पसंद है, लेकिन केवल स्वयं के लिए ईमानदारी पसंद है। यानी कि मैं भी चाहता हूं मुझे अच्छा डॉक्टर मिले, ईमानदार मिले, मुझे शिक्षक अच्छा मिले, वकील अच्छा मिले, सभी अच्छे मिले, लेकिन मैं स्वयं अच्छा बनना नहीं चाहता हूं, यह प्रवृत्ति है। तो वस्तुतः आप प्रयास करिएगा कि स्वयं अच्छे बने, जिससे कि आप किसी को यदि मिल जाए तो उसका वह उद्देश्य पूर्ण हो जाए कि मुझे ईमानदार व्यक्ति मिल गया। इसलिए आप इस प्रकार का करें, और खासकर शिक्षक के तौर पर जरूर करना है, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य को, जानवर मनुष्य को तो कोई पैदा कर सकता है, लेकिन उस जानवर मनुष्य को एक मानव बनाना शिक्षकों पर निर्भर करता है। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग, जो भी आप शिक्षक बने या कुछ भी हो, तो आप जरूर इस प्रकार ध्यान रखें कि ईमानदारी कर्तव्य में हो और प्रत्येक क्षेत्र में हो। चलिए, अब आपको ईशावास्योपनिषद में मैं समन्वयवाद पढ़ाऊंगा। थोड़ी बहुत मैं इस प्रकार की आपको समझाते रहता हूं, क्योंकि यह आवश्यक है। केवल आपको वही शिक्षा मुझे नहीं देना है कि जो पेपर में आप पास होंगे, मुझे वही भी शिक्षा प्रदान करना है जो जीवन में भी आवश्यक हो। चलिए, ईशावास्योपनिषद में ज्ञान व कर्म का समुच्चय, ये 2019 में क्वेश्चन आया है, देख लीजिए। इस टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा आपको, आगे मैं आपको दिखाता हूं। लिखा है ईशावास्योपनिषद में सत्य दर्शन, यानी कि सत्य दर्शन क्या है इसके बारे में पूछा जाता है। तो सत्य दर्शन है क्या वस्तुतः, उसके बारे में मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा। दूसरा यहां लिखा है सत्यवाद, वही चीज है। यथार्थ सत्य क्या है, परम तत्व क्या है, इसमें इस प्रकार की बात की गई है। और यह जो है ईशावास्योपनिषद का 15वें नंबर का मंत्र है, और ये अभी तक आया नहीं है, तो इसको आने की संभावना यहां है, देख लीजिए। संभावित मैं पहले ही लिख के देता हूं कि यह संभावित है कैसा है, तो इस पर आप पेपर में जाने से पहले फोकस कर सकते हैं।
उसके अलावा आपको संभावित प्रश्न भी दिए होंगे। यह तो केवल इस टॉपिक्स के साथ लिखा है, मैं हर जगह इस प्रकार का किया हूँ। आप देखिए, समझिए नोट्स को, इस प्रकार ही आपको बनाना है, या फिर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरा बैच। आप देख लीजिए यदि आपको ठीक लगता है। मुझे लगता है यदि आपको केवल मात्र यूपीएससी करना है, फोकस करना है, और ज़्यादा आपके पास 1.5-2 साल समय के लिए नहीं है देने के लिए, तो मुझे लगता है आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा बैच। क्यों? क्योंकि इससे आपको सीधा लाभ मिलेगा और आप तैयार कर पाएंगे और सेलेक्ट हो पाएंगे। यदि आपको नहीं करना है, आराम से आप 2-3 वर्ष दे सकते हैं, तो आप आराम से वैकल्पिक सेल्फ भी कर सकते हैं। लेकिन आज यदि आपको पहले संस्कृत आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए, बाकी आप लोग परम ज्ञानी तो हैं ही। देखिए, पारमार्थिक सत्य तथा भौतिक जगत का सत्य क्या है। हम और आप मानते हैं कि भाई ये बिल्डिंग है, यह जो मैं पढ़ा रहा हूं वह है, सर हैं, लेकिन क्या वास्तव में 100% गारंटी ले सकते हैं कि सर हैं? क्योंकि आपको मैं दिख रहा हूं, लेकिन कुछ हो जाए और मैं मर जाऊं, तब क्या रहूंगा? नहीं। आपने कहा कि सत्य की हैं, लेकिन वो तो गलत हो जाएगा ना। तो एक होता है यह लौकिक जगत का सत्य, और एक होता है असली सत्य जो परमानेंट रहता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसा सत्य क्या है? और उसी जगह सत्य को कहते हैं पारमार्थिक सत्य। अभी आपको पारमार्थिक सत्य और भौतिक सत्य को सामान्य समझ गए होंगे। बहुत ही सरलता से आपको दर्शन समझाता हूं। मेरा देखिए, कुछ टीचरों के बारे में ऐसा फैला हुआ है कि वह व्याकरण बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत व्याकरण ही केवल पढ़ाते हैं और बाकी कुछ नहीं पढ़ाते हैं। और दूसरी है, कुछ तो ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि साहित्य केवल पढ़ाते हैं। आपको सभी का पेपर देना है और सभी का बराबर बराबर वैल्यू है। तो मेरा तो यह प्रयत्न रहता है कि मैं आपको पीएचडी किसी विषय में ना कराऊं, और मैं इतना जानता भी नहीं हूं कि आपको पीएचडी करवाऊंगा। मैं भी एक सामान्य ही जानता हूं, और इतना ही जानता हूं कि आप यूपीएससी पास कर पाएंगे मेरे कहने से। और आप कहें कि पीएचडी करा दूं मैं किसी भी चीज में, मैं नहीं करा पाऊंगा भाई, क्योंकि मैं इतना जानता नहीं हूं। मैं उतना ही जानता हूं जितना विद्यार्थियों को आवश्यकता है जहां पर। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पंच कालो बहु विघ्नता छा यत सारभूतम तत् उपासनीयम क्षीरो यथा क्षीरो यथा हंसम अम्बुवध्यात्। कि जैसे प्रकार अनंत सारे शास्त्र हैं और बहुत सारी विद्याएं हैं आपके पास, यानी कि बहुत सारे विद्याएं हैं आपको पढ़ने के लिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत में आपकी रुचि है, लेकिन समय थोड़ा सा है भाई। तो आप वैसे ही करिए जैसे हंस दूध दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। यानी कि जो आपके लक्ष्य के अनुरूप विद्या है वही पढ़िए केवल, और ज्यादा समय नहीं है इसलिए समय बर्बाद मत करिए भाई। आप सीधे तौर पर पढ़िए और उसी का अध्ययन कीजिए। ज्यादा भटकेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी कर तो बहुत पाएंगे। का मेरा रूल है, बहुत सारे रूल है, चलिए आपको अभी सब बता दूंगा, तो फिर बाद में क्या बताऊंगा। चलिए, तो एक पारमार्थिक सत्य और दूसरा भौतिक जगत का सत्य है। तो वास्तविक सत्य और अवास्तविक सत्य, संभावित सत्य, मैं आप लोगों को कनेक्ट करके पढ़ाता हूं। जब वहां पढ़ाता हूं तो मीट पर रहता हूं, तो इसी प्रकार आप मुझे देख पाएंगे और साथ में आप लोग भी मुझे देख पाएंगे, बातें कर पाएंगे, तो वहां और मजा आता है। आपको मैं आराम से बोलने देता हूं, क्योंकि ज्यादा विद्यार्थी रहते नहीं हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे पढ़ेंगे तो और अच्छा है, क्वेश्चन करेंगे, मुझे आएगा तो बताऊंगा, नहीं आएगा तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ईसावास उपनिषद में भक्ति योग के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो भक्ति योग क्या है? कहा जाता है अनन्य अनुरागो भक्ति। और अंधभक्त क्या है? फेमस शब्द है ना, अंधभक्त। तो बताऊंगा अंधभक्त क्या होता है। वास्तव में भक्त ही अंध होता है, यानी कि जो भक्त बन जाता है वह अंधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है अनन्य अनुरागो भक्ति ही, अनन्य अनुराग ही भक्ति है। और जब अनन्य अनुराग हो जाता है, बहुत सारा प्रेम हो जाता है, इसलिए हस्य प्रकृति ही रहो विवेक शून्य।
यानी कि अत्यंत जिस पर आप प्रेम करते हैं, तो उसमें आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, यानी कि आप बुद्धि से निर्णय नहीं लेते हैं। यानी कि जब आप किसी पर अटूट विश्वास करने लगते हैं, फिर आपसे कोई कहता है कि उसने यार तुम्हारी बुराई की, आप कहेंगे नहीं, वो कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है भाई? क्योंकि आप उससे अत्यंत स्नेह करते हैं, और स्नेह की प्रकृति ही विवेक शून्यता होती है। स्नेह की प्रकृति ही क्या है? विवेक शून्य है। चलिए आगे बताते हैं। यह सब बहुत सारी आपको कोटेशंस, यही इसी प्रकार के कोटेशंस जब आप अपने उत्तरों में देते हैं, लिखते हैं, तो आपको मजा आता है। उत्तर चेक करने वाले को भी लगता है यार पढ़ा है कुछ बच्चे ने, अध्ययन किया है, मेहनत किया है, और समझ भी रहा है, प्रैक्टिकल भी है, टाइम आने पर उसका उपयोग भी कर सकेगा। तो इस प्रकार जब वह समझ जाता है तो आपको नंबर क्यों नहीं देगा? देगा। सबकी अपेक्षा आप बेहतर रहें, वही बेहतर है और वही सफल हैं आप। यदि सबसे पीछे रह जाती हैं तब असफल हैं, तो आपको सबसे आगे रहने का प्रयास करना है। मैंने जीवन में यही किया है कि आगे रहूं। चलिए, तो आपको भी मैं वही शिक्षा दूंगा कि यह ठीक है, आप आगे रहने का, हमेशा आगे रहने का सोचें। चलिए, तो भक्ति योग क्या होता है? भक्ति योग, इसमें क्या बताया गया है वह मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वह 12वें नंबर का टॉपिक होगा। इसके बाद आपको मैं पढ़ाने वाला हूँगा ईशावास्य उपनिषद में के सिद्धांत क्या है, दार्शनिक सिद्धांत क्या क्या, यानी कि इसमें कौन कौन से ऐसे हम लोग पढ़ेंगे जो दार्शनिक होंगे। वो हम लोग सब पढ़ने के बाद देख लेंगे क्या है दार्शनिक। जैसे कि ब्रह्म के बारे में पढ़ेंगे, अभी आपको मैंने बताया था ब्रह्म के बारे में पढ़ेंगे। यह दर्शन का सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। ब्रह्म यानी कि आत्मा। देखिए, आत्मा को ही ब्रह्म कहा है, यानी कि आप ऐसा समझिए कि आत्मा का पर्यायवाची वेदांत में ब्रह्म है। यदि आत्मा ही वेदांत कह देता तो गीता तो पहले से कही है आत्मा, और कई लोग कहे हैं आत्मा। तो आत्मा फिर उसका क्या होता भाई? उसने कहा शब्द ही चेंज कर दो। अब जैसे मैं कहूं आपसे, अब पेन के 50 नाम रखते हैं, लेकिन पेन तो पेन ही रहेगा ना। उसके आप भले रख दें कि ये राइटोमीटर है या फिर ये कोई और है, ऐसा कुछ भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि पेन तो पेन ही है। इसी प्रकार आत्मा तो आत्मा ही है, चाहे आप उसे ब्रह्म कहें या कुछ भी कहें या पुरुष कहें। वस्तुतः इसी आत्मा के समान ही वह पुरुष है। किसका? आपको भी बताना पड़ेगा किसका है, कमेंट में भी बता दीजिएगा। चलिए पढ़ाएंगे ये सब क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, गुणत्रयवाद क्या है। तो समत्व भाव के बारे में दर्शन का सिद्धांत है, विद्या अविद्या है, समन्वयवाद है, सत्य दर्शन है। यह सभी दार्शनिक सिद्धांत हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, ईशावास्य उपनिषद का विभिन्न क्षेत्रों में महत्व। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यही वास्तव में फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि भाई ईशावास्य उपनिषद का क्या महत्व है? भाई आप स्वयं सोचिए, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आपसे क्या पूछा जाएगा, आपकी पढ़ाई का महत्व क्या है? आप क्यों पढ़ रहे हो भाई? किसी न किसी महत्व से तो पढ़ रहे हो ना, उद्देश्य से पढ़ रहे हो। क्या है इसका महत्व? यानी कि इसको पढ़ लेने के बाद आप क्या तोप बनाना सीख जाओगे, रॉकेट साइंस सीख जाओगे, क्या सीखोगे? तो सबसे पहले जिस भी चीज को पढ़ो उससे सीखे क्या हो, यही यूपीएससी में महत्व। आप 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं प्रीलिम्स के, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीख कितना रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद, यानी क्वेश्चन आपने पढ़ा, देखा, एक एक चीज समझी और उससे सीखे क्या, वह महत्वपूर्ण है। ना कि 50 क्वेश्चन लगा लेना महत्वपूर्ण है। 5 लगाइए लेकिन सीखिए 5 से। चलिए, तब आपको महत्व में क्या बताऊंगा, यानी कि क्या सीखे। देखिए, या तो हम इससे अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए कुछ सीखेंगे कि भैया हमें संसाधनों का कैसे प्रयोग करना है, यानी कि हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जल का हम खूब दोहन कर रहे हैं, कोयला का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं,
पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन सब के बारे में क्या ये कुछ शिक्षा दे रहा है कि क्या करना चाहिए हमें इसके बारे में? तो क्या आर्थिक कोई सीख देता है? जी हाँ, देता है। अब देखिए, अब आपको मैं क्यों कहता हूं कि सभी जीएसओ का ज्ञान होना चाहिए जो आपको पढ़ा रहा है, इसलिए कि आप स्वयं सोचो, उसे मालूम होना कि कोयला का अत्यधिक दोहन हो रहा है, किन क्षेत्रों में जल का अति दोहन किया जा रहा है और प्रॉब्लम ला रही है। नदी जोड़ो परियोजना कई वर्षों से चल रही है और पूर्ण नहीं हो पा रही है। बार बार आप करंट में इस चीज को पढ़ते होंगे, जल विवाद, अंतरराज्यीय जल विवाद, सतलुज का जल विवाद आप पढ़ते होंगे। तो क्या समस्याएं हैं, और इन जब समस्याएं किसी टीचर को मालूम नहीं होगी तो वो कैसे समाधान बताएगा उनका? पहले तो समस्याएं, और इन समस्याओं को पढ़ने के लिए आपको जीएस का बहुत अच्छा अध्ययन होना चाहिए। आर्थिक समस्याएं आपको जानना चाहिए और इसके लिए आपको जीएस 3 पढ़ना चाहिए। तो आपको इस जीएस 3, इसी प्रकार आप दार्शनिक सिद्धांत क्या, यानी कि इससे दर्शन के लिए क्या शिक्षा दी ईसावास्य उपनिषद ने। एक तो आर्थिक शिक्षाएं देगा, कुछ मैं बताऊंगा क्या क्या दिया है, कुछ दार्शनिक भी देगा। तो क्या दार्शनिक दिया, मैं पहले ही बता चुका हूं, ब्रह्म समन्वयवाद, विद्या विद्या समन्वयवाद, ई सत्य दर्शन, सत्य की बात कहा भाई। आप जानते हैं सत्य धर्माय कल्पते सत्यमेव जयते, सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपति रवि, सत्येन वहति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सब कुछ सत्य की वजह से ही प्रतिष्ठित है। यदि आज मैं यहां पढ़ा रहा हूं, जिंदा हूं, कोई मुझे बाहर से आकर के मान नहीं रहा है, तो किसकी बदौलत है? सत्य, यानी कि कुछ लोग के डर है कुछ लोगों को, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। तो सत्य बहुत जरूरी है। आप लोगों को भी मैं यदि ईमानदारी से नहीं पढ़ाऊं तो आप तो उल्टा सीधा पढ़ जाएंगे, आपको तो मालूम है नहीं, यही आपसे किया जा रहा है। तो आप समझिए इस चीज को, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बताऊंगा आपको दार्शनिक क्या महत्व है इसका। नैतिक, GS4 नैतिक क्या मूल्यों के बारे में शिक्षा देता है, यानी कि ऐसे कौन से मूल्यों के बारे में शिक्षा देता है जो एक आईएएस में होने चाहिए। ईसावास्य उपनिषद क्या कुछ ऐसा बताता है जो कि आईएएस में एक मूल्य होना चाहिए, यानी कि मूल्य आप जानते होंगे, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, इस प्रकार के बहुत सारे मूल्य हैं, आप पढ़ते होंगे, वस्तुनिष्ठता, है ना। तो ये सब जो आपको निजी जीवन में और पब्लिकली जीवन में दोनों हैं, उनमें आपको ध्यान रखने होते हैं, है ना। तो यह क्या नैतिक शिक्षाएं दे रहा है आपको, नीति शास्त्रीय ज्ञान क्या दे रहा है। चलिए अब देखिए, भौतिक जगत में आप जी रहे हैं, चार्वाक दर्शन आपको अध्ययन करवाएंगे, वहां दिखाएंगे यावत जीवित सुखम जीवित दृढ़ं कृत्वा घृतं भवेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसको सभी लोग गलत समझते हैं, 100% लोग। मैं समझाऊंगा सही क्या है। वो कहता है ना स्वर्गो ना अपवर्गो नैवात्मा पारलौकिकः न वर्णाश्रमादि नाम क्रियास्य फलदायिका। तो क्या है ये सब? अब इस प्रकार का दर्शन में या हर जगह पद्य होगा ना आपका, तभी आपको नंबर मिलेगा, अच्छे से आपको कोटेशंस देंगे, श्लोक देंगे, रेफरेंस। देखिए, प्रमाण ही अर्थ परीक्षण न्याय, प्रमाणों के आधार पर ही आप किसी बात को कहते हैं, तभी वो सिद्ध होती है। न्यायालय में आप पहुंच जाए, बोले मुझे किसी ने मारा, वो कहेगा किसी ने मारा, क्या प्रूफ है? तो प्रूफ यानी कि प्रमाण कैसे देंगे आप? कहेंगे भाई हमारे पास फोटो है, उसको मारते समय मेरे भाई ने ले लिया था। अच्छा दिखाइए, लीजिए सर। एक वीडियो भी बना लिया था कैमरा ने मेरे, वह भी है, लीजिए। इसके इन 10 लोगों के सामने मुझे मारा था। अच्छा ये है, ठीक है, देखिए मुझे अभी चेक करा लीजिए, डीएनए वगैरह सब कुछ देख लीजिए, चेक कराइए, मुझे लगी हुई है, ठीक है। तो अपने 5 प्रमाण जब न्यायालय के सामने रख दी, कहेगा हाँ सही कह रहा है, और चेक करेगा प्रमाण। वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना देता है, आप गलत के भी प्रमाण दे देंगे तब भी आप जीत जाएंगे। आपको प्रमाण देना है, प्रमाण जिस चीज के दे देंगे वही आप जीत जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, यहां भी आपको प्रमाण ही देना पड़ेंगे, तभी आप नंबर अंक प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वह भी तो आपके कॉपी के, आपके चेहरा तो देख नहीं रहा, आप कितना सुंदर है, आप कितना गोरे हैं, या फिर कितना काली, कुछ नहीं देख रहा आपका, ध्यान रखिएगा ये। तो देखिए राजनीतिक, यानी कि इसने में कुछ राजनीतिक शिक्षाएं हैं क्या, ली जा सकती हैं क्या कुछ? मैंने बताया समानता का सिद्धांत है, समन्वयवाद है, मध्यम मार्ग है। तो ये इससे हम पढ़ाएंगे, आपको GS2 का नॉलेज मालूम होना चाहिए। अब जिसको मालूम ही नहीं होगा कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय क्या होता है, या फिर
समानता स्वतंत्रता क्या है तो कैसे पढ़ाएगा, कैसे महत्व बताएगा? नहीं। इसलिए संस्कृत पीछे है। सबसे बड़ा कारण यही है कि परंपरागत जो पढ़ाते हैं उन्हें आधुनिक समस्याओं या फिर आधुनिक विषयों का ज्ञान नहीं है, और द्वितीय जिन्हें आधुनिक ज्ञान है वह संस्कृत की महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जिनको आप लोगों को, जिनको भी बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग इत्यादि ये सब आता है तो संस्कृत आप नहीं समझते हो उतने, क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं। ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप इग्नोर सुनते हैं कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है तो आप कहेंगे भी, आपकी भी गलती नहीं है। तो इसी प्रकार ये कुछ भी नहीं हो पा रहा है। दोनों को जानने वाला टीचर चाहिए, खासकर किसी भी अच्छी जगह जब आपको संस्कृत के ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना है, यदि रट्टू तोता ज्ञान चलाना है तो उसके लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, पढ़ते रहिए मंगलाभवन या मंगलहारी। समझ रहे हो? यदि आपको इसमें कुछ इनोवेशन करना है, कुछ नवाचार लाना है, उसका प्रयोग करना है, तब आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, यह शर्त है। चलिए आगे देखते हैं। ईसा आधुनिक वैश्वीकरण के युग में भी कैसे मार्गदर्शक हो सकता है? अरे भाई, आज सब कुछ बदल गया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये आ गया है, इंटरनेट है आपके पास, 5G आ गया है। हालांकि 5G तो पहले से विश्व में उससे ज़्यादा चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे आपके पास डिजिटलीकरण हो गया है, वैश्वीकरण आ चुका है। इस समय में क्या संस्कृत का वह पुराना ज्ञान कुछ उपयोग हो सकता है? कितना पुराना ये है सब चीजें, तो क्या केवल यह कहने के लिए है कि यह उपयोगी है, या रियल में कुछ उपयोग है उसका? क्या है वह मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब देखिए आगे। देखिए ईसावास्य उपनिषद में कि मैं मूल बीज या निवेश प्राप्त करके किस प्रकार संपूर्ण संस्कृत खड़ा किया गया, यानी कि संपूर्ण संस्कृत वाग्मय कैसे बनाया गया, किस चीज को? ईसावास्य उपनिषद से मूल बीज लेकर के। यानी कि ये समझो आप कि ईसावास्य उपनिषद के जो मंत्र पढ़ाऊंगा मैं आपको, उन मंत्रों में ऐसी क्या शिक्षा मिली कि उस शिक्षा को मूल आधार मान करके श्रीमद् भगवत गीता को लिख दिया गया, या फिर वेदांत दर्शन के ब्रह्म की परिकल्पना को गढ़ा गया। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार का, लेकिन इस प्रकार का वो पढ़ाता नहीं है ना, यही इंटरलिंकिंग होता है। आपको देखता है आपको इंटरलिंकिंग आता है या नहीं, यानी कि जरूरी देखिए, आप केवल हिस्ट्री को अलग पढ़ रहे हैं, पॉलिटी को अलग या जियोग्राफी को अलग, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनका उपयोग भी आप अलग अलग होगा कि अलग अलग 1 घंटे हम हिस्ट्री का उपयोग करेंगे, 1 घंटे पॉलिटी का। नहीं भाई, ये तो अध्ययन की सुगमता के लिए, अध्ययन में सुगमता हो, सहजता हो, उसके लिए अलग अलग सब्जेक्टों को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है। वस्तुतः मानव तो एक ही है। आपको खाने की जरूरत है, आर्थिक हो गया, आपको वोट डालना है, राजनीतिक हो गया, समाज की कुछ बात है, सामाजिक हो गया। एक व्यक्तित्व के लिए ही यह सब कुछ है, लेकिन वह केवल इसलिए वर्गीकृत करके पढ़ाया जाता है क्योंकि अध्ययन सरलता से हो सके, आप समझ सरलता से सके, इसलिए इस प्रकार का किया जाता है। मुझे लगता है आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद्। देखिए अब ईसावास्य उपनिषद में तो अब क्या क्या, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में क्या कुछ इनपुट प्रदान किए गए, यदि कौन से किए गए तो बताइए कौन से किए गए? उदाहरण सहित, बिना प्रमाण के नहीं, न्यायालय में पास नहीं होगी। समझ रहे हो? मेरा यही रहता है, मैं इसी प्रकार का आपको अध्ययन कराता हूँ, बातें भी करता हूँ साथ में। चलिए, वेदांत दर्शन के लिए क्या ब्रह्म का क्या दिया गया, आप देख पा रहे होंगे, यहां लिखा है, देखिए। शून्यवाद, यानी कि बौद्ध का जो शून्यवाद है, क्या उसमें भी कुछ ईसावास्य उपनिषद का दिखता है? क्या दिखता है? यदि दिखता है तो ऐसे ही गौतम बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, गौतम बुद्ध का ही है कि उनसे पहले है? यानी कि गौतम बुद्ध ने स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो गई या फिर पढ़कर के ज्ञान की प्राप्ति हुई? आपको मैं असली बात बताऊंगा क्या है, यथार्थ सत्य क्या है। बिना पढ़े 6 साल में ज्ञान की प्राप्ति होगी या पढ़ लिख करके ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो आप दोनों करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना? चलिए, तो यह आपको यहां आप देखेंगे कि इस प्रकार का आपको अध्ययन करना है, इन टॉपिक्स का अध्ययन करना है। आप कहेंगे सर आपने यह क्यों बताया इतना सारा? अब देखिए, इतना तो मैं आपको यहां फ्री पढ़ाने वाला हूं, ये सब यह मैंने
अब आप कहेंगे कि ईसावास्योपनिषद केवल सिलेबस में लिखा हुआ है सर, और इतने सारे टॉपिक्स कैसे निकाले गए, हम कैसे समझेंगे? इसके लिए दो चीजें हैं भाई। एक तो आपको विगत वर्षों के प्रश्न समझना, प्रश्नों से मालूम चलेगा कि विगत 20 वर्षों में कौन से महत्वपूर्ण, किन टॉपिक्स पर महत्वपूर्ण प्रश्न आए। तो एक तो वह टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा सभी, यह सेल्फ स्टडी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आपको यह देखना पड़ेगा यहां कि भाई आप संपूर्ण जब पढ़ते हैं तब आपको यह मालूम होता है कि कौन सा महत्वपूर्ण है। जैसे कि मुझे मालूम रहता है, मुझे मालूम चल जाता है कि कौन सा महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों को इसीलिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है, बस यही एक थोड़ी समस्या है। जैसे कि मुझे मालूम है कि विद्या विद्या इंपोर्टेंट है, ज्ञान कर्म, ये कैसे रहता है कि जब आप संपूर्ण पढ़े होती हैं और किसी शिक्षक से पढ़े होती हैं अच्छे से, तो आपको मालूम चलता है कि आप किस प्रकार कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। जब संपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो आपको स्वतः मालूम चल जाता है कि इंपोर्टेंट है। जैसे कि भारतीय संविधान में आपको मालूम पूछे कि क्या इंपोर्टेंट है, आप कहेंगे मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट हैं सर, इसके बाद डीपीएसपी हैं, कर्तव्य हैं, और कुछ और मान लीजिए। आपको कैसे मालूम चलता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है? इसी प्रकार हर ग्रंथ में पता चलता है, लेकिन उसको पता करने के लिए थोड़ा अध्ययन आवश्यक होता है। तो इसमें आपको ऐसा प्रकार का करना पड़ेगा कि यह इंपॉर्टेंट है। दूसरा, संभावित क्या है, कैसे मालूम चलता? देखिए, मेरा यह है कि जो आ चुका है वह तो आएगा ही, मानिए कि वो आ सकता है, और जो नहीं आया है वह 100% आने की संभावना है। जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं प्रश्न वह तो आ चुके हैं, वो तो फिर से भी आएंगे, तो उन सभी को तो तैयार करना ही है। और जो भी महत्वपूर्ण जितने भी बन सकते हैं, उन सभी की कल्पना जितने भी बन सकते हैं उन सभी को बना दीजिए। मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने बनाया है, यह सब कुछ आपको इसमें दिखाऊंगा। मैं पूरा एकदम स्ट्रेटजी तो आपको यहाँ सब कुछ बता दूंगा, और फिर आप तैयार कर सकें तो करिएगा, वरना आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डेमो तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए, इसमें चाय नहीं है, जल ही है। देखिए, चाय मुझे भी पसंद है, लेकिन मिल कहाँ से रहा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इतना हम लोगों ने समझा कि क्या है। अब आप कैसे, तो ये मैं अभी आपको ईसावास्योपनिषद से विगत 20 वर्षों में क्या प्रश्न बने हैं, इन प्रश्नों को आपको दिखाऊंगा। मेरे नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ढूंढना नहीं है कि कहाँ है 20 वर्ष के प्रश्न, नोट्स में ही लिखे रहते हैं पिछले विगत 20 वर्षों के प्रश्न, और एक एक क्रम से वर्षवार लिखे रहते हैं। आप सामने देख पा रही होंगी, इसी प्रकार लिखे रहते हैं। देखो लिखा है यहाँ, ईसावास्योपनिषद से विगत 20 वर्षों में यूपीएससी में आए हुए प्रश्नों निम्नलिखित हैं। अब देखिए आप, ईसावास्योपनिषद में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, इनको हम लोगों को देखना है। देखते हैं, यहां लिखा हुआ है ईसावास्योपनिषद निषदः प्रतिपाद्यः तस्य महत्वञ्च प्रतिपाद्यताम्। यानी कि ईसावास्योपनिषद का में कौन से विषय प्रतिपादित हैं, यानी किन विषयों के बारे में लिखा है। अब जो अभी मैंने ऊपर सभी बताए हैं उन्हीं सभी को पढ़ना है, वहीं सब बताना है। उन्हीं में से कुछ 5-6 आपको यहां बताना है, और उसका क्या महत्व है वह बताना है। तो मैंने बताया, अभी प्रत्येक को पढ़ाते समय मैं महत्व भी बताता जाऊंगा और उनको पढ़ाते जाऊंगा। तो आपको क्वेश्चन क्या हैंडल करना है कि महत्व बताना है, ध्यान रखो। दूसरा क्वेश्चन आया है, देख लीजिए आप, ईसावास्योपनिषदः शिक्षासु भगवत गीताम उपदेशेषु, यानी कि श्रीमद् जो ईसावास्योपनिषद है इसकी जो शिक्षाएं हैं वह भगवत गीता में भी हैं क्या। और किमपि मेति तत्वान अन्वेषण धिया सो उदाहरणम निरूपयत, यानी कि आप अन्वेषण करके, भाई बिना अन्वेषण के तो कोई कैसे ही समझ सकता है कुछ, यानी कि जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब आप कैसे समझेंगे।
आप किसी भी चीज को बिना रिसर्च के नहीं समझ सकते। तो यानी कि आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब तो आप बताएंगे ना कि क्या ईसावास्य उपनिषद में है और वही चीज गीता में है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या है। मैंने बताया था कर्मवाद है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ये वाला जो मंत्र है उससे कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह मंत्र का शिक्षा लिया गया है। कैसे लिया गया है, क्या है, मैं बताऊंगा आपको। तो ये पूछा है वही बातें। आप स्वयं सोचिए कि क्या इंटरलिंकिंग आवश्यक है या नहीं है, जोड़ना आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अंतर संबंध स्थापित करना आवश्यक है कि नहीं। देखिए क्या पूछ रहा है, ईसावास्य उपनिषद में जो मूल बीज हैं वो कैसे अन्य भगवत गीता में है, उदाहरण दे करके बताना है। अब आप इस प्रकार का नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप जब पढ़ लेंगे तो यह प्रश्न भी सॉल्व कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे इस प्रश्न को सॉल्व। अभी तो आप केवल सुन रहे हैं भाई, पढ़ थोड़ी ना रहे हैं। यही सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे सर इतना डिटेल्स में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई मुझे आपको सब कुछ तो पढ़ाना नहीं है कि आप रस्सी आवत जाति ते सिल पर पढ़त इंसान कभी ना कभी तो समझेंगे। नहीं, मुझे केवल यही ईसावास्य उपनिषद आप लोगों को बहुत डिटेल्स पढ़ाना है। क्यों, क्योंकि इससे आप लोग समझ सकें। मुझे सभी जितनी भी स्ट्रेटजी है इसी के माध्यम से समझाना है। यह ईसावास्य उपनिषद स्ट्रेटजी में एक एग्जाम्पल का काम कर रहा है कि मैं एग्जाम्पल देते जा रहा हूं कि देखो यह कैसे इंटरलिंकिंग करना है। अब आपको यह कोई ने सिखाया ही नहीं है, इसलिए यह प्रश्न आया है। 2006 में आया है। आप कहेंगे यहाँ 60 अंक क्यों लिखा है सर दोनों जगह। देखिए 2001 के बाद क्या होता था, ये 60 अंक का आता था वहाँ, एक मतलब एक से पहले और एक से बाद भी। लेकिन 2013 में फिर चेंज हुआ और उसके बाद 20 अंक का या 15 अंक का या 17 अंक का इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आप में 20, 15 या 17 किसी का भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अब ये नहीं आएगा, यानी कि कैसे नहीं आएगा, क्योंकि आया नहीं है पिछले 8-10 साल से, यानी कि 2013 के बाद नहीं आया है। देखिएगा अभी दिखाऊंगा आपको। देखिए 2011 में क्वेश्चन आया, ईसावास्योपनिषदि विद्या अविद्या विवेचनम, विद्या और अविद्या का विवेचन करिए। तो यह आपको करना है। मैंने बताया था ज्ञान कर्म समन्वय विद्या, विद्या समन्वयवाद, अभी पढ़ाया था ऊपर, तो वही ये है। आप यहां देखिए, अब मैंने कहा था कि सभी क्वेश्चन सीधे तौर पर नहीं मिलेंगे इसमें। अब आप स्वयं सोचो कि ये आपको कहां से मिलेगा, इसको तो आपको समझना पड़ेगा ना पहले, किस प्रकार के भी बन सकते हैं। कभी वेदांत दर्शन भगवत गीता की जगह जोड़ करके पूछ लेगा तो कैसे करेंगे, उसके लिए तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो वही चीज है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसको। देखिए ईसावास्योपनिषदि प्रतिपादितम आत्मतत्वम, आत्मतत्वम यानी कि आत्मा के बारे में, आत्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में। अब ब्रह्म और आत्मा के विषय में मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रथम मंत्र में, चतुर्थ मंत्र में और शांति पाठ में। यह 3 मंत्र में आपको पढ़ाऊंगा जिनमें आप आत्म तत्व या ब्रह्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वही पूछा है, आप इसको कर पाएंगे पढ़ने के बाद। यहां ईसावास्योपनिषदि ज्ञान कर्म समन्वय, ज्ञान कर्म का समन्वय, फिर से देखो वही रिपीटेड कैसे होते हैं, क्यों लेना चाहिए संस्कृत, वह भी मैं अभी आपको यहां दिखा दूंगा कि क्यों लेना चाहिए। ईसावास्योपनिषद में शांति पाठ पूछा है, देख लीजिए 2014 में पूछा है ये। देखिए 2013 से 17 अंक का पूछा है, ध्यान रखो। 2011 में भी विद्या 20 अंक का पूछा, ध्यान रखो। तो ये 20 अंक का पूछा है, यहाँ 17 अंक का। ईसावास्योपनिषद में शांति पाठ पूछा है, पहले नंबर पर सबसे शांति पाठ ही पढ़ना होता है। चलिए अब उपनिषद साहित्य ईसावास्योपनिषदः महत्वम लिखा था, यानी कि फिर से महत्व पूछा है। पूछा कि नहीं पूछा, देख लीजिए आप, ऊपर मैंने बताया था। ईसावास्योपनिषदि प्रतिपादितम दर्शनम, किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया, यानी कि क्या दार्शनिक सिद्धांत बताए गए हैं, वही भी मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इनको पढ़ाऊंगा। तो देखिए इस प्रकार का आपको मालूम करना होता है। और बताते हैं आपको, ईसावास्योपनिषदि प्रतिपादितम ब्रह्म स्वरूपम, फिर से देखिए ब्रह्म का क्वेश्चन आया है, आत्म तत्व का क्वेश्चन आया है, ब्रह्म स्वरूप का। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बताया ये तो बहुत आसान है करना। हाँ बहुत आसान है, बस आप समझ जाइएगा और नोट्स अच्छे से मिल जाए और पढ़ लें आप कंटेंट, बहुत आसान है।
इसी प्रकार 2018 में पूछा है ईशावास्योपनिषदि वर्णिता ये विचाराः सन्ति, यानी कि ईशावास्योपनिषद में वर्णित जो विचार हैं ते, यानी कि वे सब आधुनिक जीवन यात्रायां मार्गदर्शकाः भवन्ति, क्या वह आधुनिक जीवन में मार्गदर्शक हैं? अब देखो किस लेवल का क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचो, कह रहा आप आधुनिक जीवन यात्रा में, जीवन की जो यात्रा है हम लोगों की, हम लोग जो काम कर रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, उसमें क्या ये महत्वपूर्ण है? किस क्या ईशावास्योपनिषद। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आधुनिक समस्याओं को समझना आना चाहिए आपको। सामाजिक समस्याएं समझेंगे, राजनीतिक समस्याएं समझेंगे, और तभी ईशावास्योपनिषद का आप महत्व बता पाएंगे इन सभी क्षेत्रों में। इसलिए परंपरागत शिक्षक विफल हैं संस्कृत पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि वह यह जाना रही रहेगी। इन्हीं समस्याओं से परेशान होकर के ही तो मैं पढ़ाना स्टार्ट किया ना। मैं भी इसी सबसे परेशान रहा, कोई पढ़ाता ही नहीं है, इसलिए मुझे ये पढ़ाना स्टार्ट करना पड़ा। और यदि आपको ठीक लगता है तो पढ़िएगा, वरना आप और अध्ययन कर सकते हैं सर्वत्र। आप निश्चिंत हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। चलिए, विचरण करने का आपको अधिकार है। चलिए देखिए, तो ईशावास्योपनिषद में वर्णित जो सिद्धांत या विचार हैं भाई, वो आधुनिक जीवन यात्रा में कैसे इंपोर्टेंट है। वही मैंने बताया था कि वैश्वीकरण के युग में कैसे इंपोर्टेंट हो सकता है, देख लीजिए। अब आप कहेंगे सर आप गप तो नहीं देते हैं। नहीं, आप देखिए ना, क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। ईशावास्योपनिषदि वर्णिता ही विचाराः सन्ति थी आधुनिक जीवन यात्रा मार्गदर्शिकाः भवन्ति। यही अब पैटर्न बनने लगा है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन तो पहले भी आ चुके हैं। अभी भी पीसीएस में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में सीधे नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसा है। देखिए 2018 में आया, ज्यादा पुराना नहीं, अभी आया है कुछ वर्ष पर पूर्व ही। ईशोपनिषद यानी कि ईशावास्योपनिषद में प्राप्तो ज्ञान कर्म समन्वय निरूप्यता, फिर से वही ज्ञान कर्म समन्वय आया है, समन्वयवाद आया है। कई बार आ चुका है विद्या विद्या ज्ञान कर्म। अब ये आपको पढ़ाऊंगा मैं। ईशावास्योपनिषदि प्रतिपादितम विद्या विद्यायाः स्वरूपम, देख लीजिए फिर से वही आया है। वही क्वेश्चन 2019, वही 2020 और वही 2022, देख लीजिए इसी साल पूछा है ईशावास्योपनिषदि ज्ञान कर्म समन्वय। आप स्वयं सोचो, एक बार यदि आप ब्रह्म स्वरूप लिख लीजिए, एक बार आप ज्ञान कर्म पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए कंसेप्चुअल, वो अच्छा नोट्स बना लिए, अच्छा जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे, तो भाई कुछ भी कमी नहीं, बहुत अच्छे नंबर, 15 में से 13 12 नंबर आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। अभी तक क्यों नहीं आते हैं? क्यों 8-9 नंबर आते हैं अभी तक। क्यों क्यों आते हैं? क्योंकि आप लिखोगे तब ना आएंगे, जैसा वो चाह रहा है वैसा लिखोगे तब आएंगे ना। अब लिखेंगे ही नहीं तो कैसे आएंगे? किसी ने नोट्स ही इतना अच्छा नहीं बनाया है, आपने कैसे बनाया सर? अरे भैया मैं इतना, कम से कम इसमें 1.5 से 2 साल लग गया मेरा, तब मैंने इस प्रकार का नोट्स बना पाया। आप भी बना लेंगे मेरे से अच्छा, 3 साल लगा दीजिए आप भी। चलिए देखिए, मेरा 2 चीजें हैं, बता ही देता हूं। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जल्दी पढ़ो, समय से पढ़ो, और आईएएस बनो। खूब पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, और कुछ भी पढ़ो, जो कुछ है वो सब कुछ पढ़ो, तो आप मास्टर बनो, टीचर बनो। तो आपको जो बनना है उसी अकॉर्डिंग करना है, ध्यान रखिएगा। मैं मास्टर बन गया ज़्यादा पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं हुई आत्म, और आत्मसंतुष्टि तब तक नहीं होती है मुझे, तब तक मैं किसी भी काम को करता रहता हूँ। चलिए, तो ये आप देख लीजिए, ईशावास्योपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म स्वरूप, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा है। तो देख लीजिए 2020 में विद्या विद्या पूछा, फिर ब्रह्म का स्वरूप पूछा, पहले भी पूछ चुका है कई बार ईशावास्योपनिषद में, और यहाँ फिर ज्ञान कर्म समन्वय पूछा 2022 में, ईशावास्योपनिषदि प्राप्त ज्ञान कर्म समन्वय। अब आपको क्या करना है, पेपर में ज्यादा समय नहीं लगाना है क्वेश्चन पढ़ने में, तुरंत देखो, 10 सेकंड भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, 5 सेकंड में पढ़ो। ईशावास्योपनिषदि प्रतिपादित ज्ञान कर्म समन्वय, ज्ञान कर्म पर टिक लगाओ और आगे लिखना स्टार्ट कर दो। इस प्रकार से लिखोगे तब तो आप इतना बड़ा पेपर लिख पाओगे 3 घंटे में। चलिए, तो अभी आपने क्या देखा, अभी 2022 की परीक्षा हुई है, सभी क्वेश्चन देखे हैं आपने। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, लगभग 3-4 बार पहले, कि मेरे ही पेपर से सब कुछ आया है।
तो आप देख सकते हैं, सभी तो आप नहीं देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं। बाकी अब बैच में पढ़ेंगे तो आप सब देखते जाएंगे क्रम से। पहले वाले जो बैच पढ़ा है उन्होंने भी सब कुछ देखा ही है, वो भी देख रहे होंगे, यदि चाहे तो ये दोबारा पढ़ सकते हैं। तो ज्ञान कर्म समन्वय ये पहले भी आ चुका है, पहले भी मैं नोट्स में दे चुका हूँ, आपका पेपर भी आया था। यदि आप चाहते तो मेरा कंटेंट अच्छा वाला आप लिख सकते थे। चलिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 20 वर्षों में आए हैं। तो आपको मैंने दो इंपॉर्टेंट बताया कि पहले आपको सिलेबस निकालना है, यानी कि ईशावास्योपनिषद लिखा है, गीता लिखा है, कोई भी लिखा है, गीता में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पढ़ना है हमें। अब पता कैसे चलेगा कौन कौन से पढ़ना है। सबसे पहले विगत 20 वर्षों के क्वेश्चन देखो, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन टॉपिकों को लिखो। इसके अलावा गीता को पढ़ो आप, फिर आपको मालूम चलेगा कि कुछ महत्वपूर्ण है। लेकिन यही दिक्कत आ रही है इसमें कि आप क्या पढ़ोगे। दूसरा, बुक का क्या दिक्कत है, बुक क्यों नहीं बताते हैं सर, वो भी एक दिन में ला करके बताऊंगा आपको क्यों नहीं बताता हूँ। बुक नहीं बताने का मेरा कारण क्या है मैं बताऊंगा आपको। एक बुक में कुछ कुछ मिलता ही नहीं है, और मैं 15 बुक बता दूंगा आपको, तो 5,000 केवल 15 बुक में खर्च करिए। यानी कि 15 तो आप नहीं मंगाएंगे, 3-4-5 बुकें मंगाएंगे, 3-4-5 कुछ बुक हर चीज़ का मंगाइए, फिर आप देख लीजिए क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो इसलिए मैं नहीं बताता हूँ बुक, अभी बताऊंगा कुछ दिन बाद की, फिर भी मुझे बताऊंगा आपको, ध्यान रखिए। ईशावास्योपनिषद में ब्रह्म स्वरूप निरूप्यता, तो ब्रह्म के स्वरूप के बारे में है, ये पढ़ा चुका हूँ। अब मैं पढ़ा नहीं चुका हूँ, यानी कि पहले भी बता चुका हूँ कि ये पढ़ाऊंगा मैं। तो आपने देखा क्वेश्चन, तो आपको दो तरीके से, यानी कि एक तो देखो स्वयं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढना, यही प्रॉब्लम है, तो इसी के लिए तो आपको मेरी कोचिंग ज्वाइन करना पड़ती है कि मेरी हेल्प मिल जाए। दूसरा, आप जो नोट्स बनाएंगे उसको चेक कराने के लिए भी तो कोई चाहिए, जो आप उत्तर लिखेंगे उसको चेक कराने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो इन सब के लिए आपको चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि ज्वाइन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बाकी आप यह इतना कुछ मैंने बता दिया है, तरीका तो आपको मालूम चल ही गया है, बाकी शेष आप करिए, थोड़ा रिस्क लीजिए फिर कि आप समझिए स्वयं की ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। किताबें मंगाइए 2-4-10, या फिर कहीं आसपास लाइब्रेरी है, कहेंगे सर आपने मंगाई, देखिए मैंने मंगाई भी हैं किताबें, और मैंने कोचिंग पढ़ाने के बाद ज़्यादा मंगाई है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में इतना पुस्तक मंगाना पैसे नहीं होते हैं। लेकिन जब से मैं पढ़ाने लगा हूँ तब से कुछ अर्निंग हुई है, तो मैंने बहुत सारी किताबें मंगा ली हैं, और पिछले 7-8 महीने से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया है। और तो इसलिए मैं मंगा लिया हूँ, अब तो बहुत सारा किताब मंगा लिया हूँ, तो मैं रोज़ 1-2 को ऑर्डर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आवश्यकता पड़ती रहती है, और बुक्स में पैसा खर्च करना बर्बाद नहीं होता है, मेरा मानना ऐसा है। पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी बन जाएगा एक दिन, इतना बुक खरीद लेंगे, समझ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुक तो कितना भी खरीद लो, यदि पैसा है आपके पास तब। चलिए, लेकिन वही है कि ज़्यादा पढ़ो मास्टर बनो, तो मुझे तो मास्टर ही बनना है। चलिए, अब आप देखिए, यहाँ मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। अब क्या बता रहा हूँ मैं, बार बार जो ये कहा जाता है कि विगत वर्षों के रिपीटेड होते हैं, केवल विगत वर्षों के क्वेश्चन पढ़ ले तो सर हो सकता है क्या पेपर में। अब मैं वही आपको पढ़ाऊंगा, देख लीजिए कि विगत वर्षों के रिपीटेशन का खेल क्या है। देखिए, प्रथम तो यह कि सभी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, वह कई बार रिपीट होते हैं। उसके अलावा 50% पेपर, यानी कि आपको यथार्थ जो मैं देख पा रहा हूं कि लगभग आप ऐसे मान के चलिए 60% पेपर रिपीट होता है, और 40% पेपर कि नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको 60 केवल पिछले वर्षों के, विगत वर्षों के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। 60 कभी 80% भी हो जाता है, इसलिए कभी मैंने 60 कहा, कभी 70, कभी 80। ये भाई कोई एकदम परफेक्ट तो है नहीं, सामान्य ही कह सकते हैं, इसलिए मैं 60 कह रहा हूँ। बाकी 70-80 भी मैं कहा हूँ पहले भी, तो आप ध्यान रखिए कई बार, इसलिए कि आ जाते हैं कभी कभी, किसी वर्ष ज़्यादा आ जाते हैं, किसी वर्ष कम आते, तो ये चलता रहता है। क्योंकि अब ये हम उस पर दबाव तो डाल नहीं सकते ना यूपीएससी पर कि यही पूछ तुम तो, है ना, ऐसा कुछ नहीं कह सकते ना।
यही पूछो आप। चलिए, तो ऐसा होता रहता है। तो आप ऐसा नहीं कि केवल विगत वर्षों के क्वेश्चन करेंगे, नहीं हो पाएगा आपका, आपको बहुत सारा करना पड़ेगा। चलिए, तो यहां क्या हुआ, लेना क्यों चाहिए संस्कृत, देखिए आप, मैंने बताया कि विद्या अविद्या के बारे में क्वेश्चन पूछा है, और विद्या अविद्या के लिए आपको 2 ही मंत्र पढ़ना है। एक तो पढ़ना है 10वें नंबर का मंत्र, और एक पढ़ना है 12वें नंबर का मंत्र, हालांकि 11वें नंबर का भी पढ़ सकते हैं आप। तो इस प्रकार 11 12 3 4 मंत्र पढ़ना है मुश्किल से। ये जो 2 3 मंत्र पढ़ना है, इन 3 मंत्रों से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। हालांकि यहां वहां से कनेक्ट करना पड़ता है थोड़ा, कुछ इस विषय से कुछ इस विषय से, क्योंकि ये बहुत आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, बहुत अनिवार्य नहीं होता है, मतलब नंबर अच्छे लाने के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप उपयोग बताएं। चलिए, अब देखो, तो देखिए अब क्यों लेना चाहिए ये ज्ञान और कर्म अविद्या 10वां 11वां 12वां मंत्र सिलेबस में आपके में नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखिए ये बात, उस सिलेबस में नहीं लगा हुआ है, और 5 बार पूछा गया है। देखिए कब कब, 2011 में आया है, 2013 में रिपीट हुआ है, 2019 में आया है, 2020 में आया है, 2022 में आया है, 5 बार रिपीट हुआ है पिछले 10 वर्ष में। 10 11 12 आप ऐसे मान लीजिए, तो कितने मार्क, मंत्र केवल 10 और 12 नंबर, यानी 10 से 12 तक मंत्र आपको पढ़ना है। तो 2 3 मंत्र पढ़ने के बाद प्रत्येक वर्ष 5 बार आया है, कौन खुशी से नहीं लेगा वैकल्पिक। इसीलिए मैंने भूगोल अच्छा होने के बाद भी संस्कृत साहित्य लिया है। हालांकि मेरा परंपरागत संस्कृत से ही अध्ययन हुआ था, लेकिन भूगोल में अत्यधिक रुचि होने के कारण मैं सोच रहा था लूंगा, लेकिन इसलिए ही आवश्यक नहीं है वह, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा अंक आता है, और ये सब है, देख सकते हैं 5 बार आया है। तो देखिए, आपने देखा कितना खेल, यही खेल है, ये खेल भी मैं दिखा रहा हूं, मुझे सब कुछ दिखाना है इसी में। ब्रह्म स्वरूप या आत्मा स्वरूप पर भी 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि 2012 में क्वेश्चन आया है, 3 बार आया है, 2017 में आया है, और 2021 में आया है। ये 3 बार ब्रह्म के स्वरूप या आत्मा के स्वरूप पर क्वेश्चन आया है, इंपोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको शांति पाठ पढ़ाऊंगा, और शांति पाठ के बाद ये सब, यानी कि जिस प्रकार मैंने बताया है ना टॉपिक्स वाइज, उसी प्रकार पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ये यहां ईसावास्य उपनिषद का महत्व जो है उसके बारे में 3 बार क्वेश्चन आया है। 2001 में आया है, देख रहे हैं आप, 2016 में आया है, और 2018 में आया है। 3 बार यह भी क्वेश्चन आया है। तो इस प्रकार के ये कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, यानी कि इतना देखिए ये सब रिपीटेड ही होता है, तो ये रिपीटेशन का खेल है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई आप संस्कृत साहित्य वैकल्पिक अवश्य लें। क्यों लें, क्योंकि यही फायदा है। लेकिन अब देखिए अभी तक नहीं था, अब मैंने कम फीस भी कर दी है, और बेहतरीन आपके पास मार्गदर्शन भी है। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तभी करिएगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगी आपको यहाँ और कहीं भी, और मेरे यहाँ में लेने का मतलब एक ही होता है कि हम मेहनत बहुत करेंगे तभी इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि यही एक यथार्थ और परम सत्य है। चलिए, तो अभी आपको मैंने यह बताया, अब मैं आपको बताता हूं और क्या रहता है नोट्स में। तो यहां आप देखिए, संभावित प्रश्न मैं देता हूं आपको, और जो कि टेस्ट सीरीज के लिए होती है, यानी कि मैं आपको जब क्लास करवाता हूं तो इस प्रकार के संभावित प्रश्न अपने नोट्स में ही देता हूं। क्या इस प्रकार के प्रश्न मैं आपको नोट्स में ही देता हूं? अच्छा, क्यों देते हैं सर ये? देखिए, इसलिए यह प्रश्न देते हैं आपके लिए क्योंकि आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, इसको लिख पाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए कैसे, अब ये आप संभावित हैं, इन्हीं में से आपको लिख करके रोज भेजना होते हैं। आप रोज भेजिए, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार यह आपको इसी में टेस्ट सीरीज सब कुछ मैंने इसी में कर दिया है आपको। लेकिन एक बात और है कि जब तक मेरा ये चलेगा पेपर का, मतलब आपका सिलेबस पढ़ाएंगे तभी तक आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। और यदि आपने लिखते लिखते 200 क्वेश्चन चेक करवा दिए, तभी मैं आगे आपको आपके आगे भी चेक करते रहूंगा।
और इसलिए आपको यह 200 क्वेश्चन लिखने होंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन यदि आप लिख करके या प्रैक्टिस करके भेज देते हैं तो मैं भी साइन कर दूंगा कि 300 प्लस आप नंबर लाएंगे मेरे से पढ़ाने के बाद। 300 से कम नहीं लाएंगे यदि आपने 200 उत्तर चेक करवा दिए मुझे तो, इससे ऊपर ही कितना भी लाएं, ठीक है ना। तो यह आप ले पाएंगे, बहुत आसान है ये लाना। चलिए तो देखिए अब ये जो है इस प्रकार, ये टेस्ट में मैंने इस प्रकार का दिया है, आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे नहीं छूटेगा, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने ब्रह्म स्वरूप पर किया, ब्रह्म स्वरूप लिखना है आपको, और ये आप इसके लिए मैं आपको प्रथम मंत्र और चौथे नंबर का मंत्र पढ़ाऊंगा, यानी कि इनका उपयोग करके आपको लिखना है। ये क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं आपके लिए। ईशावास्योपनिषदि ब्रह्म स्वरूप निरूप्यताम। इसी प्रकार मंत्र दूसरा जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा कर्मवाद के बारे में, तो आपको क्या लिखना है, ईशावास्योपनिषदि वर्णित कर्मयोग कर्मवाद, यानी कि आपको दूसरा मंत्र का भी हो गया। इसके बाद आपका इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट 6वें और 7वें नंबर का मंत्र है जिसमें समत्व भाव या समानता के बारे में है। तो ईशावास्योपनिषदि प्रतिपादितः समत्व भाव। इसके बाद आपको 10वें और 12वें नंबर का मंत्र पढ़ना है जिसमें है ज्ञान कर्म समन्वय का समन्वयवाद। तो आपको ज्ञान कर्म समन्वय या समन्वयवाद। इसके बाद इंपॉर्टेंट 15वें नंबर का मंत्र है जिसमें आपको पढ़ना है सत्य दर्शन और उसका स्वरूप क्या है। इसके बाद इंपॉर्टेंट 18वें नंबर का मंत्र है जिसमें पढ़ना है भक्ति योग। तो भक्ति योग का आपको मैंने क्वेश्चन दिया। इसके बाद उपरोक्त जो इतने मंत्र पढ़ना है यही इंपॉर्टेंट मंत्र हैं, और इन्हीं के बारे में पढ़ना है डिटेल्स से, बहुत अच्छे से, और इन्हीं का महत्व मैं पढ़ाते पढ़ाते बता जाऊंगा। तो इसी के साथ आपको यह भी कर पाएंगे ईशावास्योपनिषद में क्या दार्शनिक सिद्धांत है, क्योंकि ऊपर जो पढ़ा रहा हूं वही तो दार्शनिक सिद्धांत है। अभी आपको बताएंगे कौन कौन दार्शनिक है ऊपर पढ़ाने वालों में से। और ईशावास्योपनिषद का विभिन्न क्षेत्रों में महत्व क्या है तो प्रत्येक को पढ़ाते समय बताते जाऊंगा, इसका महत्व इस क्षेत्र में है, इसका महत्व इस क्षेत्र में है। और इसी प्रकार विगत वर्षों में आपके प्रश्न क्रमांक 2, 6 और 9 को, और जो कि 2006 में आया हुआ है, 14 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, इनको भी लिखना है। यानी कि 3 प्रश्न विगत वर्षों के प्रश्न के भी आपको आंसर राइटिंग करके जाना है। यानी कि यदि आप 9 और 3 12, यदि आप 12 प्रश्न इससे टेस्ट लिख लेते हैं, 12 क्वेश्चनों को, 100% इन 12 से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि 12 क्वेश्चनों का आपका आंसर मेरे नोट्स में होगा। इसलिए मेरा सब कुछ पढ़ाने के बाद आप देख लीजिए, इतना आप पढ़ लेंगे तो क्या आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, छूटेगा। और पढ़ा देंगे तब आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, देख लीजिएगा। बस ईमानदारी से मेहनत करिएगा, जो मैंने ये लिखा है बताया है इसमें देख रहे होंगे आप लोग, तो ये लिखते जाइएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, सेल्फ लिखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तो ये मैंने अभी आपको बताया है इतना। इसके बाद मैं आपको इसमें एक चीज और बताने वाला था, वो आपको और देखना है, इसको और मैं आपको समझाता हूं। देखिए अभी तक मैंने आपको ये बताया कि विगत, अब तो आपको देखिए रिपीटेशन बहुत होता है लेकिन ध्यान रखना मजा है, इसलिए आपको पढ़ना है। इसके बाद मैंने आपको यह भी बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स करना है, विगत वर्षों के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम आपको पढ़ाएंगे और आपको भी कैसे पता करना है। यहां देखिए इंटरव्यू की तैयारी आप किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ेंगे या सुनेंगे तो वो आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप मेंस निकाल लीजिए, उसके बाद आप इसका तैयारी कर लेना और हो जाएगा। गलत बात है, मूर्ख बनाना है यह आपको। आपकी साथ में ही तैयारी हो सकती है, तो वही मैं साथ में करवाता हूं, और साथ में जो भी जैसे ईशावास्योपनिषद से क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं वह सब कुछ मैं बता देता हूं, आपको पढ़ा देता हूं। तो आप पहले जैसे पूछेगा, और क्यों पूछेगा वो वही क्वेश्चन, यानी कि क्यों पूछता है क्वेश्चन कोई भी। अब आपको एग्जांपल सहित बताऊंगा कि ईशावास्योपनिषद में जान लीजिए आपसे कौन से पूछेगा, और आप अभी उत्तर दे करके देखिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, उत्तर दीजिएगा, आप दे पाते हैं कि नहीं, तो आपको मालूम चल जाएगा यदि आपकी तैयारी है अथवा नहीं है। तो इस प्रकार प्रत्येक ग्रंथ के आप देखते जाइएगा क्या इंटरव्यू पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे तैयारी रहेगी तो इंटरव्यू जीवन में कहीं कोई भी ले ले, और नहीं भी ले तब भी आप स्वयं इंटरव्यू देंगे, मंच पर खड़े होकर कहेंगे ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। आप बताएंगे यहां जगत शब्द को 2 बार बोला गया है, क्यों?
आप स्वयं इंटरव्यू देने लगेंगे हर जगह। नॉलेज होना तो डर दूर हो जाता है। मैं बचपन में बहुत डरता था स्टेज पर जाने के लिए, आज मैं आपको सामने खुल करके पढ़ा देता हूँ और कहीं भी मैं बोलने को तैयार रहता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता हूँ अब। किसी के भी सामने मुझे खड़ा कर दीजिए, मैं कभी किसी के सामने नहीं डरता हूँ। क्यों और किस लिए नहीं डरता हूँ? क्योंकि मुझे जो विषय आता है मैं उसके बारे में खुल करके मुझे आता है। मुझे नहीं आता है, नहीं आता है। तो यही आपको रखना है। तो यहां आपको सीखेंगे जब आएगा ना तो डर भी नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना? खोपड़ी में जब ज्ञान आवे और सब्र और डर दूर ही भागे। थोड़ा आप इससे मेरी भाषा का अंदाज लगा सकते हैं मैं कहाँ का हूँ। इसमें एक दो शब्द भूल गया है, हालांकि वैसे भी आप समझ सकते हैं जो भी मेरे क्षेत्र के होंगे। चलिए, ईसावास उपनिषद से यूपीएससी साक्षात्कार में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई? यानी कि कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? देखिए, संभावना पूरा व्यक्त कर रहे। इतना पढ़ लीजिए भाई, संभावना आप ही लगा दीजिए जितना वो लगाएगा। अब आपको बताते हैं ये सब। मैं पहले प्रश्न वगैरह क्यों बता दिया? देखिए, सबसे पहले तैयारी का रूट यही होता है। यदि आपको ढंग से करना है, कहीं का भी करना है, सबसे पहले आप सिलेबस, उसके बाद उस सिलेबस का अपना एक सिलेबस बनाइए। उसके बाद आप पिछले 20 वर्ष के जितने वर्ष के क्वेश्चन मिल सकते हैं उनको देखिए, उनसे कुछ सीखिए। इसके बाद आप इंटरव्यू के बारे में नोट्स बनाइए, फिर इंटरव्यू के बारे में देखिए। लेकिन इंटरव्यू को कमी, ये तो नोट्स में बना ही चुका हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए पहले क्वेश्चन दिमाग में होगा तब तो उत्तर ढूंढेंगे आप, खोजेंगे, जिज्ञासा होगी। क्वेश्चन ही दिमाग में नहीं होगा तो जिज्ञासा आप सुना देगा। ठीक है, ऐसे बैठे रहेंगे, सुना दे भाई। समझ रहे हो? कभी कभी आपको मुझे देख करके हंसी भी आई, आना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य है ना, हंसेंगे। चलिए, अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए, अब देखिए, मैं ही आपसे पूछ रहा हूं, यही इंटरव्यू आपको हो जाएगा। ईसावास उपनिषद के कोई मंत्र सुनाइए, आपको कोई याद है? सुनाइए, वीडियो पॉज करके सुनाइए। अब आपसे 18 मंत्र हैं, मैं सभी मंत्र नहीं पूछ रहा हूं। अब आपको सभी तो याद करना ही है पेपर के लिए, लेकिन इसमें आपको इंटरव्यू के लिए 3-4 मंत्र जरूर याद रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका शांति पाठ याद रखना है। द्वितीय जो प्रथम मंत्र है ईसावास्यमिदं सर्वम, ये वाला याद रखना है। और कुर्वन्ने वेह कर्माणि, ये भी याद रखना है। ये याद रखना है। इनका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए और उनका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या मालूम होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको मालूम होना चाहिए जितने भी इंटरव्यू में आप जा रहे हैं। क्योंकि आप पहला आपसे मंत्र पूछेगा, आप सुना देंगे तो वो कहेगा बेइज्जती कर दिया, सुना दिया, मैंने जो पूछा इसने सुना दिया। चलिए, अच्छा, इसमें ये 2 बार ऐसा क्यों आया है, या फिर इसका महत्व क्या है, द्वितीय क्वेश्चन ये पूछेगा। अच्छा, इसका आज कोई इंपॉर्टेंस है जो आपने बोला है इसको, तो मंत्र बोला है कुछ भी, तो इस प्रकार ये इसलिए पूछता है। देखो, आपको बताते हैं ऐसा क्यों पूछेगा इंटरव्यू में, वो भी मैंने लिख दिया, क्यों पूछेगा इस प्रकार का क्वेश्चन। यानी कि आपसे श्लोक याद क्यों पूछेगा, बताते हैं। संस्कृत पढ़ना आता है या नहीं आता है? आप स्वयं सोचिए, जब मैं श्लोक सुना रहा हूं मंत्र, तो आप समझ पाते होंगे कि सर ने अशुद्ध बोला या शुद्ध बोला। जैसे कि मैं कह रहा हूं ईसावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, है ना, यत्किंचित जगत्याम जगत, तो सही बोला है या गलत बोला है? आपकी शुद्धि अशुद्धि आप समझ जाता है वो, आप श्लोक ही सही याद नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपसे पूछता है कि आपको पढ़ना आता है या नहीं, या मतलब कि केवल इसी प्रकार का आपने लिख लिख करके सीख लिया और ठीक है। यानी कि आप संस्कृत बोलना मतलब सीखे हैं या नहीं, तो आपको पढ़ना सीखना है। यहाँ जब कोई श्लोक पढ़ा है, मंत्र पढ़ा रहा हो, तो पूरा निगाह गड़ा करके देखिए मंत्र को कि क्या पढ़ा रहा है, और पढ़िए, स्वयं उसको बार बार पढ़िए। जैसे ही बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो डरना नहीं है, पढ़ना है। चलिए, शुद्धि व अशुद्धि अन्य कारणों से भी हो सकती है, यानी अशुद्धि और अशुद्धि आपकी देखेगा वो कि कैसा है। अन्य कारण भी हो सकते हैं यह पूछने की, मैं नहीं कह रहा हूं मैं ही सर्वज्ञाता हूं, है ना, कि भाई यही इसलिए पूछेगा कि भाई शुद्धि अशुद्धि देखना है कि आपको पढ़ना आता है या नहीं। ये तो है ही, ये तो मालूम चल ही जाएगा आपके बोलने से ही, लेकिन अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो वो वह जाने।
चलिए अब देखिए, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं इंटरव्यू के लिए कि ईशावास्योपनिषद का जो आपने प्रथम मंत्र पढ़ा है, बताया है, सुनाया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, आपने बोला है जगत्याम जगत। तो यह जो जगत्याम जगत बोला है भाई, इस जगत शब्द दो बार क्यों आया है? जगत्याम और जगत, ये दो बार क्यों आया है? इनका अर्थ क्या है दोनों का? यानी कि दोनों के अर्थ में अंतर क्या है बताइए। पढ़ा होगा ना आपने ईशावास्योपनिषद, जिसने पढ़ा है पॉज करिए वीडियो, दीजिए उत्तर। चलिए तो देखिए, ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में, ईशावास्योपनिषद में जगत शब्द का दो बार प्रयोग क्यों किया गया है, यह पूछेगा। इसलिए पूछता है इस प्रकार का कि भाई जब आप पढ़ रहे थे तो आपकी विषय संबद्ध स्पष्टता थी कि नहीं? पढ़ते समय आपने विषय को एकदम स्पष्ट, कंसेप्चुअल क्लियरिटी है अथवा नहीं है? इसी चीज का वो परीक्षण करेगा, आपको अन्वीक्षा करेगा, समझेगा। और इससे यह भी समझ में आ जाता है कि केवल रट्टू तोता तो नहीं है भाई, रट लिया, अर्थ रट लिया और पेपर पास करके निकल गया, उनको मूर्ख नहीं बना पाओ। रट्टू तोता तो नहीं है, केवल रट्टू तोता है अथवा समझा भी है इसने, तो ये चेक कर लेता है वो। और मैं इसमें नहीं कह रहा हूँ, जीएस इत्यादि में सभी में वो चेक कर लेता है। यह बातें आपको केवल यही काम नहीं आएंगी, जीएस इत्यादि में आएंगे, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। उसका भी मेरा बैच अभी कुछ दिन में आने वाला है, जिसमें मैं संपूर्ण जीएस इसी प्रकार तैयार कराऊंगा जिस प्रकार यह नोट से। चलिए अभी इसी को पढ़ते हैं। देखिए, यदि आपको लगता है कि संस्कृत अथवा ईशावास्योपनिषद आज भी उपयोगी है, आपसे पूछेगा, ठीक है सुनाया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपसे कहीं को सुनाया है। अच्छा ये बताइए कि आपको लग रहा है कि ईशावास्योपनिषद उपयोगी है, तो आप मुझे कुछ भी 5 समस्याएं बता दीजिए, सामाजिक, आर्थिक, और उन समस्याओं के निवारण में ईशावास्योपनिषद कैसे उन समस्याओं को सॉल्व कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, वह बता दीजिए। इसके लिए प्रमाण भी दे दीजिएगा। यह आपसे पूछ लेगा, लिख दिया है क्वेश्चन, यहां देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि संस्कृत अथवा ईशावास्योपनिषद आज भी उपयोगी है, तो 5 समस्याएं गिनाइए तथा उनके निवारण का विचार उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण सहित बताइए कि कौन से वो हैं 5 उदाहरण जिनसे आप ये समस्याओं को सॉल्व कर देंगे। क्या आधुनिक जीवन यात्रा में मार्गदर्शक हो सकती है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, इंटरव्यू में भी यही पूछेगा आपसे। नॉर्मल ये भी पूछेगा, ये छोड़ दीजिए आप, कि यदि आपको कहेगा चीड़ सीड़ हो गया है संस्कृत भाषा, आपको लगता है यदि संस्कृत का कोई महत्व है तो बताइए कोई 5-6 महत्व, समस्याएं बताइए और उसका महत्व बताइए। अब आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे, अब वहीं आपको बता होना होता है, पर पहले से ऐसी तैयारी हो तो क्या दिक्कत है। ऐसा वो इसलिए पूछता है कि 5 समस्याएं बताइए, उपयोग बताइए। देखिए, आप फील्ड वर्क में आप काम कर रहे हैं, आईएएस बने हैं, घूम रहे हैं, तो वहां आपको पढ़ाया क्यों है इतना पहले? क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसका आप उस समय जो समस्या हो या कुछ भी हो, उस समय आप उस ज्ञान का उपयोग, यानी कि उस ज्ञान के उपयोग के आधार पर आप कोई निर्णय ले सकें वहां। तो क्या आप जो पढ़े हैं संस्कृत में उसका कोई उपयोग ले सकते हैं प्रशासन की समस्या में, प्रशासन में? इसलिए वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आप फील्ड वर्क में आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी जीएस के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी इत्यादि किसी का भी कर सकते हैं कि नहीं? और कर सकते हैं तो कैसे बताइए मुझे पहले, तब तो आप करेंगे ना। तो वही कर सकते हैं या सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पढ़ रहे हैं? भाई समझ रहे हो ना, इसलिए आपसे आप कभी नहीं फंसे, इस लेवल का पढ़िए ना कि कभी आप फंसे ही नहीं, और अच्छे से पढ़ें। ये फंसने वाली बात ही नहीं है, आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तभी इतना जान पाएंगे, तभी समझ पाएंगे। ये भी तो एक आर्ट है, कला है। जीएस के अध्ययन की जानकारी है या नहीं? अब आप 5 आर्थिक या कुछ सामाजिक समस्याएं बताएंगे, जब समस्याएं आएंगी तब तो समस्याएं बताएंगे, और टीचर भी आपको ये समस्याएं तभी पढ़ाएगा जब उसको समस्याएं आएगा। यदि उसको भी समस्याएं मालूम नहीं है तो वह कैसे पढ़ाएगा? तो उसको भी समस्याएं मालूम होना चाहिए। इसलिए आज ये जो आपको मूर्ख बना रहे हैं, मत बनिएगा। किसी को भी इस प्रकार के जीएस का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहे, उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग चलवा रहे हैं।
मैं भी परेशान होकर के स्टार्ट किया, मैं उसी चीज के कारण मैं ये किया हूं। चलिए देखिए, ईसावास्य उपनिषद का अध्ययन भी ज्ञात हो जाएगा आपको कि आपने अध्ययन किया है नहीं, ये सब पूछ करके उसको। इसलिए आपको अब देखते हैं यहां, देखो अब वो सीरियस होकर के पूछेगा। ये सब कैसे लिख, क्यों लिखा अपने सर सीरियस होकर के पूछेगा, नोट्स में लिखने का क्या जरूरत था। देखिए वो ऐसे पूछेगा, आज वैश्वीकरण का बात देखिए, ये युग चल रहा है, टेक्नोलॉजी का युग है, सब कुछ बदल गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात होने लगी है। तो आपको लगता है क्या कि ये पुरानी संस्कृत है जो इतना वर्ष का हो गया है, रूढ़िवाद से ग्रसित, ये मार्गदर्शक हो सकता है? बताइए, कोई 5-6 उदाहरण बताइए प्रमाण से, पोज करिए वीडियो, बताइए। नहीं बता पाएंगे आप, यदि पहले से तैयार नहीं रहेंगे। अब आप कहेंगे सर इतना सीरियस होकर के पूछेगा, हाँ ऐसे ही पूछेगा आपसे, तो हम डर जाएंगे, बोले सर आप कभी कभी डरवा देते हैं ऐसी बैठ करके। देखिए एक सभी को सीरियस होना चाहिए, आप देखें, इसलिए मैं इस प्रकार का अध्ययन करवाता हूँ। मैं भी हंसता हूँ खेलता हूँ आप जैसा ही, लेकिन एक अध्ययन करवा रहा हूँ इसलिए इस प्रकार है। चलिए, संस्कृत व ईसावास उपनिषद का महत्व क्या है, ये आपको बताना है। इसलिए यानी कि महत्व क्या है भाई संस्कृत का या ईसावास उपनिषद का, इस प्रकार का भी तो क्वेश्चन आता है ना, तो महत्व पूछना चाह रहा है आपसे। महत्व आपकी संस्कृत के बारे में कार्यात्मक क्षमता या अभिवृत्ति का ज्ञान, आपसे कार्यात्मक क्षमता यानी कि आप करेंगे कुछ यदि मौका मिलेगा, क्योंकि आपको लगता ही नहीं होगा कि संस्कृत में कुछ है करने लायक, क्या करूं मैं इसमें, कुछ है भी तो नहीं। तो जब होगा असलियत में तब तो आप करेंगे, तो आपसे जानना चाह रहा है कि है कि नहीं है। यदि आपको लगता है स्वयं को है, तभी तो आप आगे जाकर के करेंगे, क्योंकि आपको लगता है। यदि आपको लगता ही नहीं होता तो आप करेंगे भी नहीं। यदि आपको लगती नहीं आप गरीब हैं तो आप धन ही नहीं कमाएंगे, जब आपको लगता है गरीब हैं तब तो आप कुछ करेंगे। इसी प्रकार यहाँ है, समय आने पर आप उपयोग कर पाएंगे नहीं, वही बात है। इस प्रकार के क्वेश्चनों के पीछे आपको भाई प्रैक्टिकली बनना है, इनोवेटिव बनना है, आपको ज्ञान का उपयोग करना है, केवल पढ़ते नहीं रहना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए पूछेगा ईसा वासोपनिषद का आप प्रशासन अथवा राजनीति में क्या उपयोग कर सकते हैं, कुछ उपयोग कर सकते हैं क्या, बताइए, सुनाइए। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, कर लिया होगा तैयारी, सुनाइए। तो क्या कर सकते हैं बताइए उदाहरण सहित। अब यहां आपसे इसलिए पूछता है कि प्रशासनिक जानकारी में संस्कृत का उपयोग है, यानी कि प्रशासनिक जानकारी में आप संस्कृत का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि प्रशासनिक जानकारी है पहले तो, ये प्रशासनिक जानकारी भी तो होना चाहिए कि ये प्रशासन की दिक्कत है, ये नहीं है, ये है करप्शन है, मालूम होना चाहिए। कैसे करप्शन को दूर किया जा सकता है, क्या इसका उपयोग है कुछ, और भी बहुत सारी पारदर्शिता नहीं है बहुत सारी चीजों में। तो ये आपको ध्यान रखना है। रट्टू तोता था उपयोग कर पाएगा या नहीं, ये सब चीजें तो देखेगी, तो इसी प्रकार की चीजें देखता है। तो यह इंटरव्यू की इस प्रकार का तैयारी में आपको साथ साथ बताते जाता हूं, करवाते जाता हूं। इसी प्रकार मैं आराम से आपको अध्ययन करवाता हूं, और कोई भाग दौड़ नहीं होती है। आराम से आपका 3 घंटे की क्लास आप लेते हैं, मेरे वहाँ जो बैच चलता है 3 घंटे की क्लास होती है। और इस 3 घंटे की आप, जैसे कि इस बार मेरा 78 क्लास में सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 4-5 क्लासेस एक्स्ट्रा और हैं यहाँ, यानी कि 80-85 यानी कि 82-83 क्लास में हो गया है। तो आप ऐसा मान करके चलिए, मैं यह कहता हूँ 80 से 90 क्लास के बीच मेरा सिलेबस हो जाता है। 80 से आप 90 के मध्य में आप मानिए, इसमें मेरा सिलेबस मैं करवा देता हूँ आराम से, इसी प्रकार आपको समझा करके। तो यही आपका डेमो है, और आप लोग यह डेमो के तौर पर देखिएगा। और उनके लिए मैंने ये बता दिया है जो सेल्फ स्टडी करना चाहती है, आपको इंटरव्यू का इसी प्रकार का तैयारी करना होगा। दूसरा एक बात ध्यान रखिए, जो मेरी क्लास कर रहे वो आगे निकल रहे हैं, क्योंकि वो तो ये बना बनाया खिचड़ी पा रहे हैं और याद करके तैयारी आगे निकल रहे हैं। कॉम्पिटिशन में पीछे मत हो जाइएगा,
सेल्फ स्टडी करने वाले बहुत जोर से मेहनत करिएगा। आपको मेरी क्लास जिनको ज्वाइन करना है उससे ज़्यादा में तेज मेहनत करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये तो बना बनाया खा रहे हैं सब, आप बना बनाया नहीं खाएंगे। आपको बनाना है अभी, तो बनाने में टाइम लगेगा, फिर खाएंगे। खाना है इन लोगों को सीधे, तो ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए, तो मैंने अभी आपको यह बताया कि किस प्रकार के हैं। अब मैंने आपको ईसावास्योपनिषद के पहले मुझे जो जो क्वेश्चन बताने थे, देखिए मैंने क्या बताया, किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट, दूसरा विगत वर्षों में क्या क्वेश्चन आए हैं वह, तीसरा मैंने ऐसा कि कैसे रिपीटेड भी क्वेश्चन होते हैं वह बता दिया, और मैंने यह बताया कैसे इंटरव्यू में बनते हैं। यह चार चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। अब आपको मैं क्या करेंगे, अगले जो लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में मैं डायरेक्ट इसमें पढ़ाना, अध्ययन करवाना स्टार्ट करूंगा। और अध्ययन में क्या करवाएंगे स्टार्ट, कि देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अध्ययन में संस्कृत वाग्मय में उपनिषदों का स्थान और परिचय, यानी कि उपनिषद क्या है, फिर कहाँ से कितने, ये सब चीजें। और इसके बाद में द्वितीय टॉपिक ईसावास्य उपनिषद का परिचय, और उसके बाद ईसावास्य उपनिषद का शांति पाठ इत्यादि क्रम से मैं आपको सभी करवाऊंगा। और यह सभी करवाने के बाद संपूर्ण करवाएंगे यहाँ, तो आप सीखते जाइए। अब आपको यह देखना है कि यह जो मैंने बताया, यह 20 वर्ष का मेरे पढ़ाने के बाद सॉल्व, वैसे भी आप समझ गए होंगे कि हो जाएगा सॉल्व, लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस अलग ही होगा, और पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे महत्व बताते हैं सर। तो आज इतना ही रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कैसा आपको लगा ये मेरा प्रयास। बहुत मेहनत होती है आपके लेक्चरों को बनाने में, तो आप बताइएगा कैसा लगा, है ना। प्रोत्साहन करिए सही को। आप मेरे सत्य और ईमानदारी के कर्म को प्रोत्साहन करेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे और मैं भी आगे बढ़ूंगा। आपके लिए मैं इसी प्रकार की हेल्प करते रहूँगा, और फिर भी मैं ये तो बनाऊंगा ही, ठीक है ना। तो आप लोगों को शुभरात्रि। चलिए, जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम। धन्यवाद।